जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, थोड़ा सा पहले कल का जो पढ़ा था उसको एक दफ़ा रिवाइज़ करते हैं कि क्या किया हमने। कल हमने पढ़ा कि एक हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज क्यों किया जाता है। हमारा जो IG1 का बेसिक जो कोर्स है 4 चैप्टर्स का, वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हेल्थ एंड सेफ्टी हम पढ़ते हैं तो भाई हमें उसको मैनेज क्यों करना चाहिए, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो हमने कहा कि भाई ये हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं आए रोज़। हम अपने गिरदोनवा में भी लोगों को देखते हैं कि काम पर जाते हैं और वापस जो है वो वहाँ काम वाली जगह पर इंजर्ड हो जाते हैं, उनकी वजह से उसकी फैमिली सर्वाइव करती है। मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी जिसके अंदर एक वर्कर एक बंदा अपने घर से जो है वो रोज़ी की तलाश में जाता है, काम करता है, वहीं पर एक्सीडेंट का शिकार होता है। उसके बाद उसकी फैमिली किस तरह सर्वाइव कर रही होती है। फिर हमने एक और पाकिस्तान के रिलेटेड भी मैंने आपको एक वीडियो दिखाई कि भाई एक बल्दिया फैक्ट्री के अंदर आग लगी, उसकी वजह से लोगों के क्या तासुरात थे, उन फैमिलीज़ के क्या तासुरात थे जो उस हादसे के अंदर इन्वॉल्व थी। ठीक हो गया। फिर सोसाइटी आप देखते हैं कि कितने लोग इकट्ठा हो जाते हैं, एहतजाज करते हैं, तो सोसाइटी भी हमारी जो है वो रिएक्ट करती है। तो सोसाइटी के अंदर मैंने आपको बताया हमारी मीडिया का भी रोल होता है, लोगों का भी रोल होता है। तो इन सारी चीज़ों के अंदर हमें अपनी अखलाकी ज़िम्मेदारियों को समझते हुए एक्सीडेंट को प्रिवेंट करना है, हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना है। फिर जब हम हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज नहीं करते तो दूसरा रीज़न हमने कल पढ़ा था कि भाई फिर एक कंपनी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस के अंदर चली जाती है। उससे रिलेटेड मैंने आपको एक केस स्टडी जो है वो आयोश की मैगज़ीन से आपको भेजी। हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी पढ़ रहे थे और उसके ऊपर असाइनमेंट भी की कि एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक एक्सीडेंट की वजह से किस तरह से सर्वाइवल के अंदर जो है वो चली जाती है। ठीक है। अच्छा, मैसेज कोई भी ना करे एक दूसरे को। ठीक है, मैं ज़रा चैट ऑफ कर देता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो हैंड रेस कर दे। ठीक है। अच्छा, तो फिर हमने देखा कि एक कंपनी जब एक डेवलपमेंट पोजीशन के अंदर आती है तो उसके लिए एक्सीडेंट जो है वो बहुत इश्यूज़ होते हैं। वो एक्सीडेंट को जो है वो बेयर नहीं कर पाती, जिनकी वजह से उनकी फाइनेंशियल लॉसेस जो है वो होती हैं, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकती हैं। फिर इसके ऊपर पूरे का पूरा एक सिनेरियो 6 अगस्त 2020 को पेपर आया। उसका सिनेरियो हमने पढ़ा कि एक वेयर हाउस के अंदर लोग काम करते हैं और हेल्थ एंड सेफ्टी ना होने की वजह से एक्सीडेंट होता है। फिर आपके ऊपर जो है वो मीडिया का इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, लेबर इंस्पेक्टर का प्रेशर है आपके ऊपर, जो है वो जो फाइनेंशियल लॉसेस हैं उनका आपके ऊपर प्रेशर है। तो वो सारी चीज़ें हमने देखी कि भाई किस तरह से एक एक्सीडेंट इंसान को जो है वो फाइनेंशियली नुकसान पहुंचा सकता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीगल रीज़न। थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है टुवर्ड्स मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, कि हेल्थ एंड सेफ्टी के इश्यूज़ के अंदर बाज़ लोग मॉरली बहुत करप्ट होते हैं, नहीं फॉलो करते। फाइनेंशियली उनके पास पैसा बहुत है, वो इन चीज़ों को जो है फोकस नहीं कर पाते। लेकिन थर्ड वन एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़, लीगल रीज़न, जिनसे आप जो है वो बच नहीं सकते, जिसको जो है ब्रीच करना बहुत मुश्किल है। एक तो ये है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप कहीं ना कहीं डोल डाल करते हैं, लेकिन जब आप कानून के शिकंजे में आ जाते हैं तो वो आपको बहुत बुरी तरह से जो है वो सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है फिर आपको। और कानून जो है वो फिर आपको पता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड दुनिया के अंदर बड़े सख्त कानून हैं। आप जो UAE में हैं या आप कह लें कि भाई सऊदी अरब में हैं, वहाँ पर सेफ्टी से रिलेटेड कानून सख्त हैं। मैं अक्सर एग्ज़ाम्पल देते हैं कि भाई हमारे पास जो लोग पाकिस्तान के अंदर ना काम कर रहे होते हैं, तो गाड़ी में जा रहे होंगे, अपने रैपर्स वगैरह वही गाड़ी से बाहर फेंक देंगे, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर वो सिस्टम, लीगल सिस्टम इतना इम्पोज नहीं है, इतना परफेक्ट नहीं है, तो वो यही हरकतें इधर करते हैं। और यही लोग जब अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री के अंदर जाते हैं तो वहाँ ये हरकतें नहीं कर पा रहे होते। आप दुबई के अंदर चले जाएं, आप इस तरह की कोई भी इशू करेंगे तो आपको पकड़ लेंगे। आपको पता है कि वहाँ पर कानून है, वहाँ पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। तो दुनिया के अंदर अब हेल्थ एंड सेफ्टी के जो कानून हैं उसकी बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशंस हैं। मैंने आपको आयोश की मैगज़ीन जो है उसका एक लिंक दिया है, उसके अंदर सेफ्टी के बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं।
तो रीडिंग का शौक़ रखें, रीडिंग जो है वो आपको बहुत फ़ायदा भी देगी। तो आप उसके अंदर देखेंगे कि एक हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, वो किस तरह से जो है वो अमल करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, थर्ड मेन रीज़न है हेल्थ एंड सेफ्टी के इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास एक लीगल रीज़न है, कानून है, जिससे हम बच नहीं सकते। अब डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट कानून हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो सेफ्टी से रिलेटेड, फूड सेफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छा सेटअप है पाकिस्तान के अंदर कि भाई फूड सेफ्टी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो एक्शन भी लिए जाते हैं। अक्सर आप लोग अखबारों के अंदर भी देखते होंगे, सुनते, जो टीवी के अंदर भी देखते होंगे कि भाई ये जो फूड सेफ्टी वाले हैं ये जगह जगह पर जो है वो दुकानों को सील कर दिया। इसी तरह कोई दूध के अंदर ख़राबी पाई जाती है तो उस दूध को ज़ाया कर देते हैं। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन बन रहे हैं, फूड सेफ्टी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं है। आप जो है आपको हर जगह पे जाकर जो है वो जवाबदेह होना पड़ता है, लोग एक्शन लेते हैं, आपके ऊपर फाइन कर देते हैं। इसी तरह हेल्थ एंड सेफ्टी की भी लॉज हैं, रेगुलेशन हैं, उनकी बॉडीज़ हैं। तो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं जो हेल्थ एंड सेफ्टी के कानून को जो है वो इम्पोज करवाती हैं। अब जिस तरह मैंने पाकिस्तान की एग्जांपल दी कि फूड सेफ्टी के रिलेटेड काफ़ी यहाँ पर जो है अमल दरामद करवाया जाता है, और अभी जो रिसेंट टाइम्स के अंदर सेफ्टी के अंदर भी काफ़ी इनोवेशंस आ रही हैं। अभी लाहौर के अंदर काफ़ी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी को काफ़ी जो है वो प्रायोरिटी दी जाती है। ब्राइटो पेंट्स का नाम सब ने सुना होगा, काफ़ी अरसे से वो जो है वो केमिकल के अंदर जो काम कर रही है, तो उनकी भी हेल्थ एंड सेफ्टी वर्ल्ड क्लास है। उनके सिस्टम बहुत ही परफेक्ट, एक दफ़ा हमने विज़िट किया वहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। इसी तरह लोकल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर लोग बाहर से आते हैं या हेल्थ एंड सेफ्टी से जुड़े हैं, तो उन्होंने भी इन सारी चीज़ों को जो है वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। अब लीगल रीज़न जो है दुनिया के अंदर डिफरेंट हैं, हर कंट्री अपने हिसाब से जो है वो कानून को इम्पोज करवाती है वर्क प्लेस के अंदर, कंट्रीज़ के अंदर। अब इन कानून की जो ओरिजिनेशन है, जहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं, वो इदारा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। मैंने कल भी आपको एग्जांपल दी कि जब ILO का इदारा 1919 के अंदर बनाया गया तो उसकी मेन रीज़न यही थी कि लेबर राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसी लेबर राइट्स के ऊपर उन्होंने काम करते करते अब 1981 के अंदर उन्होंने एक कन्वेंशन जो है वो बनाई, जिसको हम आगे कोर्स के अंदर पढ़ेंगे भी और हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये C155 या ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड ILO का कन्वेंशन क्या है। अब दुनिया के अंदर जो है वो कानून जब बनाए जाते हैं तो कानून जब बनते हैं उन्हें हम क्रिमिनल लॉ कहते हैं, कि जब आपकी पार्लियामेंट एक कानून, एक बिल पास करती है, उसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं, क्रिमिनल लॉ को फॉलो नहीं कर रहे तो आपके ऊपर फिर एक्शन लिया जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि लॉ जो है अगर आप फॉलो नहीं करते तो अथॉरिटीज़ किस तरह से आपके ऊपर एक्शन लेती हैं। तो ज़्यादा जो है वो फ़ाइन की सूरत हो गई या आपको जेल में भी जाना पड़ सकता है। तो ये मिनिमम जो है वो उसके स्टैंडर्ड्स हैं जिनके मुताबिक अगर आप लॉज को फॉलो नहीं करते तो आपको जो है वो प्रोसिक्यूशन, आपको फ़ाइन जो है वो हो सकते हैं अगर आप स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करेंगे। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लेबर राइट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन, और 192 मेंबर कंट्रीज़ जो है इसकी मेंबर्स हैं। यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, एक की ऑर्गन है उनका। इनका मेन काम क्या है, दुनिया के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो लॉज हैं, रेगुलेशन है, वो सेट करना। इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, उन्हें कन्वेंशंस और रिकमेंडेशन कहा जाता है। कन्वेंशन को आसान अल्फाज में समझने के लिए हम अपने जो निज़ाम हुकूमत है उसको समझते हैं कि हमारे पास एक पार्लियामेंट है और दूसरी है सेनेट। जब भी पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल पास होता है तो उसको जो है हम एज अ कन्वेंशन कह सकते हैं कि भाई ये कन्वेंशन है।
इसी तरह जब भी कॉन्फ्रेंस होती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसके अंदर ये जितने भी मेंबर्स हैं, इसके ऊपर जो है वो बिल पास होता है, तो उसे कन्वेंशन कहा जाता है कि भाई कन्वेंशन बनी। उसके बाद रिकमेंडेशन कहते हैं फर्दर डिटेल्स को, कि भाई ये जो कन्वेंशन है उसकी फर्दर डिटेल को हम रिकमेंडेशन कहते हैं। जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल पास हुआ तो उसको बहस के लिए सेनेट के अंदर भेजा जाता है, तो सेनेट के अंदर बहस होता है, वहाँ पर कोई पॉइंट ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, मज़ीद चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, उसको बहस करने के बाद उसको प्रॉपरली जो है वो कानून का हिस्सा बनाया जाता है, तो उसे हम रिकमेंडेशन कहेंगे। तो समझने के लिए कि कन्वेंशन एक बेसिक चीज़ है और रिकमेंडेशन उसी लॉ की, उसी कन्वेंशन की फर्दर जो है वो डिटेल्स को कहते हैं हम। तो ये दोनों के दोनों स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। अब जितनी भी कंट्रीज हैं अगर वो इनको रेटिफाई करती हैं तो वो कंट्री के अंदर ये जो स्टैंडर्ड हैं वो कानून की हैसियत इख्तियार कर लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान OHS एक्ट 2018 में क्लियरली पाकिस्तान के लॉ के अंदर मेंशन है कि भाई पाकिस्तान ILO की जो कन्वेंशन और रिकमेंडेशन है, उन्होंने उसके अंदर वो लिस्ट डाउन बताई है, मैं आपको आज वो भेजूंगा भी। उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो ILO के कन्वेंशन और रिकमेंडेशन को रेटिफाई भी करता है, उसको इम्प्लीमेंट भी करता है और उसको इम्पोज भी करता है वर्क कंट्री के अंदर भी और वर्क प्लेसेस के अंदर भी। तो जितने भी ILO के स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको जब तक आप रेटिफाई नहीं करेंगे तो वो कानून का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो एक लीगल स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, इनको आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। जी नासिर साहब। हेलो जी रिकमेंडेशन अगेन। ओके, नो इशू। देखिए कन्वेंशंस जो है वो बेसिक लॉज को कहते हैं, ठीक हो गया। कन्वेंशन जितनी भी कंट्रीज जमा होती हैं बेसिक लॉ बनाए जाते हैं, बेसिक लॉ की डिटेल्स जितनी हैं फर्दर कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो या उसको मज़ीद जो है एक्सप्लेन किया गया हो तो उसे हम रिकमेंडेशन कहते हैं, ठीक हो गया। जो कन्वेंशन है वो बेसिक है, रिकमेंडेशन उसकी फर्दर डिटेल को कहते हैं। जी हामिद साहब। हाय सर। जी सर जी। एक्चुअली योर वॉइस वाज बल्जिंग सर। सर अभी वो आप बता रहे थे जो द लास्ट वन कन्वेंशन, सो कैन यू प्लीज रिपीट दैट अगेन, बिकॉज़ आपकी आवाज बहुत बल्जिंग कर रही थी एंड जस्ट चेंज माय नेटवर्क कनेक्शन। ओके, मैं आपको बता रहा था कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे थे कि दुनिया के अंदर वो लॉज बनाती है, ठीक है। तो उनके दो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको हम पढ़ रहे थे। उन स्टैंडर्ड्स को कहते हैं कन्वेंशंस और रिकमेंडेशन। तो कन्वेंशन को मैं बता रहा था कि आसान अल्फाज में समझने की ज़रूरत है कि बेसिक लॉज होते हैं लेबर्स राइट के ऊपर या सेफ्टी के हवाले से समझ लें कि कोई लॉज हैं। अब वो लॉज जर्नल होते हैं, अब इसकी जो डिटेल है, इसकी प्रॉपर गाइडेंस है, उसे हम रिकमेंडेशन कहते हैं। ये दोनों के दोनों स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक हो गया। अब ये स्टैंडर्ड्स जो कंट्री रेटिफाई करेगी वो इसको लीगल स्ट्रक्चर के अंदर ओन करेगी, वो कंट्री जो रेटिफाई नहीं करती वो ओन नहीं करेगी। अब ILO की बहुत ज़्यादा कन्वेंशंस हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान सारी कन्वेंशंस को फॉलो नहीं करता, कुछ कन्वेंशंस ऐसी हैं जिनको पाकिस्तान फॉलो करता है, जिसके अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से है, कंस्ट्रक्शन के हवाले से है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से है, माइंस के हवाले से है, तो वो पाकिस्तान उनको रेटिफाई करता है। इसके साथ साथ जिस तरह UAE के अंदर या सऊदी अरब के अंदर भी कानून हैं, कुछ कानून ऐसे हैं जो जिस तरह वुमेन राइट्स के ऊपर कानून है सऊदी अरब, ILO के वो कानून फॉलो भी करवाता है। इसी तरह हेल्थ एंड सेफ्टी के कानून है वो भी फॉलो करवाता है। तो जब आप इंटरनेशनल फ्रेमवर्क, इंटरनेशनल लॉ को रेटिफाई करते हैं जो कि ILO बनाता है, तो वो आपके मुल्क के अंदर कानून का हिस्सा बन जाते हैं, जिन्हें हम क्रिमिनल लॉ भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये दो मेन स्टैंडर्ड्स हैं। अब आपकी बुक के अंदर या आपके कोर्स के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो ILO का लॉ है वो हम डिस्कस करेंगे। किसी का क्वेश्चन है? जी हामिद। वालेकुम सलाम। No sir, actually I'm done with the question. Okay. I'm really sorry. I just Okay. read Okay. the
ओके ओके। सर मेरा क्वेश्चन जी जी। तो शॉर्ट से बस पूछा था, ये जो रिकमेंडेशन कन्वेंशन है ये आईएलओ यानी आईएलओ तो जो अमेरिकन है ना या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को, जो एचएससी है जो इंग्लैंड का बता रहा है, इनमें से नहीं नहीं जो रिकमेंडेशन बना। जी जी, आईएलओ अमेरिकन नहीं है, ठीक है। आईएलओ वर्ल्ड वाइड है, ये अमेरिकन ब्रिटिश नहीं है, ये सब इसको फॉलो करते हैं। ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है, ठीक है, तमाम दुनिया के लिए है ये। जो एचएससी है वो सिर्फ ब्रिटिश की है, आईएलओ ग्लोबल है, ठीक हो गया। अच्छा जी, हमारी बुक के अंदर आईएलओ का एक कन्वेंशन और रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा हम पढ़ेंगे, उसको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा कोर्स हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड है। तो उसी के हवाले से आईएलओ के कुछ रेगुलेशंस हैं, ठीक है, जो तकरीबन दुनिया के हर कंट्री ने अडॉप्ट किया हुआ है इसको, ठीक हो गया, रेटिफाई किया हुआ है। अब उस कन्वेंशन का नाम है C155। आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, C स्टैंड फॉर कन्वेंशन, और उस कन्वेंशन का नंबर है 155। 1981 के अंदर कन्वेंशन हुई जिसका नंबर है C155। उस कन्वेंशन की जो डिस्क्रिप्शन है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड एक कन्वेंशन बनाई गई, जिसके अंदर गोल सेटिंग पॉलिसीज बनाई गई हैं कंपनीज के लिए, मुल्क के लिए, नेशंस के लिए, कि वो किस तरह से हेल्थ एंड सेफ्टी को जो है वो वर्क प्लेस के अंदर मैनेज कर सकते हैं। और इसी की फर्दर डिटेल रिकमेंडेशन R164 जो सेम ईयर के अंदर ही बताई गई, जिसके अंदर मोर गाइडेंस, फर्दर गाइडेंस, मजीद एक्सप्लेनेशन जो कन्वेंशन की है वो बताई गई। अभी मैंने आपको बताया कि कन्वेंशन जनरल चीज़ें, रिकमेंडेशन उसकी फर्दर डिटेल्स को कहते हैं। अब ये जो कन्वेंशन है इसके अंदर हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो है जी एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड आर्टिकल नंबर 16, जो कि हमारे कोर्स के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि हम एक लीगल रीज़न पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ताकि हम कानून समझें और उस कानून को फॉलो ना करने से क्या नुकसान होगा उसको भी हम पढ़ेंगे। तो ये एज अ होल हमारे पास लीगल रीजंस हैं। तो लीगल रीजन में आईएलओ चूँकि ग्लोबल इदारा है, उनके एक स्टैंडर्ड्स हैं, C155 उनका कन्वेंशन नंबर हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड है, और उसी का रिकमेंडेशन R164 जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड वो भी है। अब इनको हम पढ़ते हैं कि इनके आर्टिकल नंबर 16 के अंदर क्या चीज़ें मेंशन हैं। आर्टिकल 16 कन्वेंशन C155 का एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर है, ठीक है, कि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, जो एक ब्रांड है जिसे हम एम्प्लॉयर कह सकते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, अगर एम्प्लॉयर इंडिविजुअल पर्सन है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर एम्प्लॉयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो 3 बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आईएलओ ने अपनी कन्वेंशन के अंदर जो है वो मेंशन की हैं। अब आर्टिकल 16 3 बातें कहता है कि भाई हर एम्प्लॉयर ये इंश्योर करे कि उसके वर्क प्लेस के अंदर मौजूद मशीनरी, वो वर्क प्लेस खुद, उसके अंदर मौजूद इक्विपमेंट और वो वर्किंग प्रोसेस जो वो परफॉर्म कर रहे हैं वो सारे के सारे सेफ हों, उससे किसी भी इंसान की हेल्थ को कोई नुकसान ना हो। ये फर्स्ट आप कह लें कि भाई कन्वेंशन जो है वो उसका एक एक्ट है कि भाई आर्टिकल 16 एम्प्लॉयर के बारे में कहता है कि एम्प्लॉयर को चाहिए ये इंश्योर करे कि जो वर्क प्लेस वो प्रोवाइड करता है लोगों को, जो मशीनरी वो प्रोवाइड करता है, जो इक्विपमेंट वो प्रोवाइड करता है और जो काम करने के तरीक़ेकार वो प्रोवाइड करता है, वो सारे के सारे सेफ होने चाहिए, उससे किसी भी इंसान की हेल्थ को कोई रिस्क ना हो। ये है पहला उसका पॉइंट। दूसरे पॉइंट में वो क्या कहता है कि मज़ीद इसके साथ साथ ये भी इंश्योर करे कि अगर वर्क प्लेस के अंदर कोई केमिकल, कोई फिजिकल या बायोलॉजिकल एजेंट मौजूद है, उससे भी लोगों की सेहत को कोई नुकसान ना हो। केमिकल से क्या मुराद, कोई फ्लेमेबल मटेरियल है, कोई कंबस्टेबल मटेरियल है, इसी तरह कोई डस्ट है, आपके पास जो है वो कोई फिजिकल इस तरह की चीज़ें जो मौजूद हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। फिर आपके पास वायरसेस हैं, कोई बीमारी फैलने का ख़तरा है,
तो ये सारी की सारी चीज़ों को इंश्योर करे वर्क प्लेस के अंदर कि ये सेफ हैं। और थर्ड और मेन पॉइंट कि भाई तमाम के तमाम जो लोग मौजूद हैं उनको प्रॉपर जो है वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो प्रोवाइड करे। ये 3 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अंडर आर्टिकल 16 ऑफ C155 जो कि ILO का एक स्टैंडर्ड है, कन्वेंशन है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड। उसके अंदर एम्प्लॉयर की 3 मेन जिम्मेदारियां बताई गई हैं कि भाई जगह, मशीन, इक्विपमेंट और काम करने के तरीक़ेकार सेफ होने चाहिए। उस जगह पर मौजूद केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल सब्सटेंस है या कोई इस तरह का एजेंट मौजूद है वो भी सेफ होना चाहिए और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो प्रोवाइड होने चाहिए वर्कर्स को। ये है जी कन्वेंशन। अब इसी की रिकमेंडेशन भी है कि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर रिकमेंडेशन भी है। अब रिकमेंडेशन R164 है, उसका आर्टिकल नंबर है 10। अब आप देखें कि बेसिक 3 जिम्मेदारियां थी और रिकमेंडेशन के अंदर 7-8 हो गई हैं। इस तरह मैंने अभी बताया आपको कि कन्वेंशन जनरल चीज़ है, रिकमेंडेशन उसकी आगे फर्दर डिटेल है। तो अब ये जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन या आपको टॉपिक नज़र आ रहा है 3 दफ़ा पेपर में आ चुका है, जिसकी असाइनमेंट भी इंशाल्लाह आज हम परफॉर्म करेंगे, आपको इसकी असाइनमेंट भी देंगे ताकि आपको पता हो कि ये क्वेश्चन किस तरह से पेपर में आता है और आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको समझ लें कि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिकमेंडेशन के अंदर क्या हैं। कन्वेंशन के अंदर तो 3 हमने देख ली कि भाई वर्क प्लेस, उसके अंदर मौजूद इक्विपमेंट मशीनरी सेफ हो, केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल एजेंट सेफ हो और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड करें। अब साथ साथ अब रिकमेंडेशन भी है, उसने अब मजीद जो है वो डिटेल बताई है आपको। वो कहते हैं कि भाई सिर्फ ये इंश्योर नहीं करना कि वर्क प्लेस सेफ है, उसको मेंटेन रखना भी एम्प्लॉयर की जिम्मेदारियों में शामिल है कि भाई एक बंदा है उसको आपने मशीन दे दी, ना उसका आता ना पता, ऐसा नहीं करना। उसको मशीन को साथ साथ मेंटेन करना है, इक्विपमेंट को साथ साथ मेंटेन करना है, जो आपकी वर्किंग प्रोसीजर है उसको साथ साथ मॉडिफाई करना है, ये भी एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। उसके बाद कि सिर्फ मशीन देने से, उसको मेंटेन करने से जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होगी, उस मशीन के हवाले से, उस इक्विपमेंट के हवाले से, उस वर्किंग मेथड के हवाले से प्रॉपर इंफॉर्मेशन और ट्रेनिंग भी होनी चाहिए और साथ साथ सुपरविजन भी होनी चाहिए कि भाई एक बंदे को आपने मशीन पकड़ा दी कि भाई इसके ऊपर काम करो, ना उसको मेंटेन कर रहे हैं, ना उस बंदे को आपने ट्रेन किया है कि किस तरह मशीन को चलाना है, और ना आप उसके ऊपर सुपरविजन दे रहे हैं, तो इस तरह नहीं चलेगा। सिर्फ इंश्योर नहीं करना, ट्रेनिंग भी देनी है, उसके साथ साथ सुपरविजन भी रखनी है। फिर आपके पास कहता है कि ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं एक्टिविटीज़ के रिलेटेड, कि कोई एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है तो ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए अरेंजमेंट्स करे। मैनुअल हैंडलिंग की एक्टिविटी है तो उसके लिए अरेंजमेंट्स होनी चाहिए। आपके पास हाइट के ऊपर लोग काम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उसके लिए अरेंजमेंट्स हों ताकि हेल्थ एंड सेफ्टी के इश्यूज जो हैं वो क्रिएट ना हो, हेल्थ एंड सेफ्टी आपके कंट्रोल में रहे। फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट तो देने हैं लेकिन उसके पैसे चार्ज नहीं करने। कन्वेंशन में हमने पढ़ा कि भाई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देना एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, लेकिन उससे अगर पैसे लिए जाएंगे तो ये काबिल कबूल नहीं है। पता चले कि भाई वर्कर को आपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिए और महीने बाद उसकी तनख्वाह में से उसके पैसे कटौती की जा रही है, तो ऐसा नहीं करना। आपने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हर वर्कर को जो है वो प्रोवाइड करना है। ये अब आगे डिटेल हमें बता रहा है रिकमेंडेशन कि आपने करना क्या है। फिर उसके बाद कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम चल रहा है उसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि उसके अंदर वर्किंग आवर के अंदर रेस्ट ब्रेक जो है वो मौजूद हों। ये ना हो कि भाई सुबह से शाम तक एक बंदा काम कर रहा है, ब्रेक उसके अंदर नहीं है, तो उससे उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। आप लगातार काम कर रहे हैं ना, तो ब्रेक उसके अंदर मौजूद है और गधों की तरह काम करवा रहे हैं, तो लाजमी बात है कि लोग हेल्थ एंड सेफ्टी के इश्यूज़ के अंदर जो है वो उनको इफ़ेक्ट होगा, वो प्रॉपरली हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्किंग आवर इस तरह के हों कि उसके अंदर रेस्ट ब्रेक्स जो है वो दी जाए।
अब जिस तरह यूएई की बात करें तो पीक आवर्स चलते हैं कि 12 से 3 के दरमियान बहुत गर्मी होती है, तो वहाँ पर काम करने की इजाज़त नहीं दी जाती। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस तरह है कि आप वर्किंग आवर्स को इस तरह से बनाएं कि लोगों को उससे कोई भी इफ़ेक्ट ना हो। क्वेश्चन ले लेते हैं, हैंड रेज हुआ है। जी मोहम्मद बिन शाहिद। मुझे ये पूछना था, ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट से मुझे नहीं उसकी समझ आई, ये क्या मतलब? देखें, मिसाल के तौर पर एक बंदा है, अकेला बोरी उठा के लेके जा रहा है, तो बजाय उसके ऊपर इतना जोर डालने के साथ में उसके दूसरा बंदा या उसको कोई इस तरह की अरेंजमेंट करवा दी जाए ताकि उससे इफेक्ट ना हो और एक्टिविटी आसानी से परफॉर्म हो जाए। सिंपल जबान में ठीक हो गया? ओके, थैंक यू। अच्छा जी। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि भाई वर्क प्लेस के अंदर जब आप काम कर रहे हैं तो मेंटल और फिजिकल फटीग को एलिमिनेट करें, ये भी एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इसके ऊपर बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं। मैं कराची के अंदर क्लास ले रहा था, तो वहाँ पर ये जापान की कंपनी है जो मार्केटिंग जो है वो करती है, गाड़ियों की सेल करती है। तो हम 6th फ्लोर पर हमारा उधर इंस्टीट्यूट है, तो मैं वहाँ पर 1 बजे ब्रेक हुई तो मैं नीचे 2nd फ्लोर के ऊपर वो जो था कैंटीन थी, तो कैंटीन में हम चाय पी रहे थे। तो मैंने देखा कि भाई सामने एक 3-4 ओपन फ्लैट हैं, तो उन्होंने रूम्स खाली किए हुए और शीशे लगाए हुए हैं और अंदर जो है लोग गेमें खेल रहे हैं। तो मेरा दिल हुआ कि यार मैं भी जाकर ना वहाँ पर गेम खेलूँ। तो मुझे वो स्टूडेंट ने बताया कि ये जो है ना वो सामने जापान की कंपनी है, ये उनने अपने स्टाफ के लिए जो है ये गेमिंग जोन बनाया है कि अगर वो काम जब वो करते हैं तो क्योंकि कॉल पे काम होता है सारा, वो पीक आवर चलते हैं उनके, कॉल्स पे डीलिंग कर रहे होते हैं, तो इंसान को स्ट्रेस होता है। तो उनको इजाज़त होती है कि भाई आप जाकर गेम वगैरह खेलें। वहाँ पर जो है वो स्नूकर मौजूद था, जो है वो वीडियो गेम्स जो हैं वो मौजूद थी। तो उसे देखकर बड़ी जो है वो हैरत हुई कि भाई ये किस तरह का इनका सेटअप है। तो वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है जापान की, उनका इतना बड़ा सेटअप और इतना बड़े सेटअप में उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की है सिर्फ किस वजह से कि जो उनके लोग हैं वो मेंटल और फिजिकल फटीग का शिकार ना हो। इसी तरह टेलीनार कंपनी के अंदर हम गए तो इस्लामाबाद में हेड ऑफिस है उनका, तो उनकी 2 बेसमेंट हैं। 2 बेसमेंट में जिम, वहाँ पर इंडोर गेमिंग्स होती हैं कि भाई जो लोग जिनको थोड़ा सा मेंटल फिजिकल फटीग महसूस हो वो नीचे बेसमेंट में जाएं, जो है वो कोई स्नूकर कोई गेमिंग करनी है, गेम करके वापस ऊपर आएँ। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हैं जो लोगों की मेंटल और फिजिकल फटीग जो है वो ख़त्म करती हैं। इसी तरह हम अगर अपनी ज़िंदगी की बात करें तो अक्सर क्या होता है कि पूरे हफ्ते काम करने के बाद एक इतवार का दिन आता है तो दोस्तों यारों के साथ मिल के कहीं घूमने चले गए, या फिर एक फैमिली प्लान करते हैं, फैमिली टूर करते हैं कि भाई किसी मरी की तरफ चल दिए या नारायण का खान की तरफ चल दिए। इसका मेन वजह क्या होती है कि भाई लोगों की जो काम कर कर के मेंटल फिजिकल फटीग के अंदर आ जाते हैं, उनके मेंटल फिजिकल फटीग को जो है वो कम किया जाए, जो है वो उसको प्रिवेंट किया जाए कि ताकि हेल्थ एंड सेफ्टी के इश्यूज जो है वो क्रिएट ना हो। अब ये चीज़ ILO ने हाईलाइट की है रिकमेंडेशन के अंदर कि भाई ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों से जो है वो काम करवा रही है तो उनके फिजिकल और मेंटल फटीग को जो है वो कंट्रोल में रखे, वो उससे कोई भी हेल्थ एंड सेफ्टी का इशू क्रिएट ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने आप को अप टू डेट रखे साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज से। हमने जब इंजीनियरिंग की तो पेशावर के अंदर एक इंडस्ट्री है, डीन इंडस्ट्रीज इसका नाम है, जहाँ पर ये पैम्पर्स वगैरह जो है वो बनाए जाते हैं। तो वहाँ पर मैंने एक मशीन देखी तो उसकी लेंथ बहुत लंबी मशीन थी। तो उसको देख के ना बंदे को खौफ आता था कि इतनी बड़ी मशीन, और बनते क्या थे उसमें पैम्पर। तो 1 मिनट के अंदर वो 400 पैम्पर जो है उसकी प्रोडक्शन होती थी उस मशीन के ऊपर। तो उसे जब देखते थे उसकी वो वर्किंग को तो बड़े बंदा हैरान होता कि भाई किस तरह का मशीन जो है वो इजाद कर लिया कि भाई मिनट्स के अंदर पैम्पर जो है वो बन रहे हैं। तो उसी के पीछे एक और गोडाउन था, उसके अंदर भी एक मशीन लगी हुई थी जो तकरीबन कोई 100 साल मेरे हिसाब से पुरानी थी। इतनी पुरानी उन्होंने मशीन लगाई हुई थी, उसके अंदर धूल मिट्टी अलग निकल रही है। वो उसकी आवाज़ें थी कि बंदे को ऐसे आवाज़ों से खौफ आता था कि भाई इतनी पुरानी मशीन जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और प्रोडक्शन क्या है 1 मिनट में 6 के 7 पैम्पर बनाती है वो। तो
तो इतना स्लो प्रोसेस उसका चल रहा है। तो अब बताने का मेन मकसद क्या है कि बाज़ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं कि वो एक मशीन ले आए, बस उसको भूल गए, बस उसी मशीन के साथ लगे रहे। दुनिया के अंदर नई नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, नए जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी के मेजर्स आते हैं, उनको अडॉप्ट करने के बजाय उसी मशीन के अंदर जो है वो लगे रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके लिए जो है वो मुसीबत बन सकती हैं। तो एम्प्लॉयर को भी बताया गया कि भाई अपने आप को टेक्निकल नॉलेज से, साइंटिफिक नॉलेज से जो है अप टू डेट रखें। जिस तरह ISO का इदारा है, उसका हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड एक जो है वो स्टैंडर्ड आए थे 18001 इन्वायरमेंटल और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी दोनों को मर्ज करके उन्होंने जो है वो एक अपना स्टैंडर्ड बनाया था। तो उन्होंने इसको चेंज करते करते 2018 के अंदर 45001 को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया और पूरी दुनिया अब उसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही है, ऑडिट परफॉर्म करवा के सर्टिफिकेशन जो है वो उसकी ले रही है। अब उसका मेन मकसद क्या है कि भाई नई वर्ल्ड है, न्यू वर्ल्ड है, उसके अंदर नई चीज़ें आई हैं, तो उसको अडॉप्ट करने से आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलेगा। तो यही बातें ILO की रिकमेंडेशन के अंदर भी एम्प्लॉयर के लिए लिखी गई हैं कि वो अपने आप को टेक्निकल साइंटिफिक नॉलेज से अप टू डेट रखे। ये जो क्वेश्चन है रिकमेंडेशन 10 ऑफ R164, ये पेपर में 3 दफ़ा आ चुका है। आज इंशाल्लाह हम इसकी असाइनमेंट भी करेंगे कि ये पेपर में क्वेश्चन किस तरह आता है और आप इसको किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। पेपर में जो एम्प्लॉयर का भी क्वेश्चन आया है, इसके बाद हम वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन पेपर में जो आता है वो कंपैरिजन का आता है कि आपको सिनेरियो बताया जाता है, सिनेरियो के अंदर एक एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के बाद की सूरत हाल सारी चीज़ें होने के बाद पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कंपैरिजन का। आपको बताया जाता है कि भाई ILO ने अपनी रिकमेंडेशन के अंदर एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई हैं, आप सिनेरियो में पढ़कर ये बताएं कि वो कौन सी एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको पूरा नहीं किया गया और वर्कर के साथ जो है वो एक्सीडेंट हुआ। तो फॉर एग्जांपल अगर वहाँ अभी हम पढ़ेंगे भी उस सिनेरियो को कि एक कॉन्ट्रैक्टर है वो हाइट से गिर जाता है, उसको जो है वो नी के ऊपर चोट आती है, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, तो उसको जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये क्वेश्चन को हाईलाइट कर लें, पेपर के अंदर काफ़ी जो है वो 2-3 दफ़ा रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो इसको आज हम सॉल्व करेंगे ताकि अगर इंशाल्लाह पेपर के अंदर इस तरह कोई क्वेश्चन आता है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से पेपर के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। बचपन में स्कूल्स के अंदर ना हमने वो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन भी पढ़े होते हैं, हमारे पास कॉलम बने होते हैं, मैच द कॉलम याद हो, तो उसी तरह मैच द कॉलम है कि भाई आपके पास ILO की वेबसाइट पर जो है वो रिकमेंडेशन मौजूद है और आपके सिनेरियो के अंदर ख़राबियाँ मौजूद है। जिस तरह एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्क प्लेस सेफ थे, तो कहीं ना कहीं बताया गया होगा कि भाई वर्क प्लेस सेफ नहीं है, तो आप बताएंगे कि आर्टिकल 10A कहता है कि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वर्क प्लेस सेफ होनी चाहिए, लेकिन सिनेरियो में हमने देखा कि वर्कर जब काम कर रहा था जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो सेफ नहीं था, तो वो दोनों के दोनों आपस में मैच हो जाएंगे। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं, तो इसकी जब हम असाइनमेंट करेंगे मैं लिखने का तरीका भी आपको बताऊंगा कि किस तरह लिखते हैं, तो उससे आपको ज़्यादा मज़ीद आइडिया हो जाएगा। जी नासिर साहब, what do you think should include article A, B, C, D, जी something like this? I will tell you at the end of session I will tell you कि how to write that answer, okay? ओके जी। अच्छा जी, सारी की सारी जिम्मेदारियां एम्प्लॉयर के ऊपर नहीं हैं। अब कुछ जिम्मेदारियां ऐसी हैं जो वर्कर की भी हैं। अब इसी कन्वेंशन के अंदर और रिकमेंडेशन के अंदर वर्कर की एक एम्प्लॉई की जिम्मेदारियां और उसके हुकूक भी बयान किए गए हैं कि एक काम करने वाला इंसान, वो बेशक जो है जनरल मैनेजर हो, वो आपके पास जो है कोई असिस्टेंट मैनेजर है, कोई सुपरवाइज़र है, कोई फोरमैन है, कोई लेबर है, कोई ऑपरेटर है, इसके साथ साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई क्लीनिंग स्टाफ है, ये सारे के सारे वर्कर्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के। इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और इनके कुछ हुकूक हैं, वो भी हमें ILO के इन्हीं 2 स्टैंडर्ड्स के अंदर पता चलते हैं। और ये भी एक दफ़ा पेपर में क्वेश्चन आ चुका है वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड। तो ये सिमिलरली एक तरह ही होता है, हम एक क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो उससे आपको आइडिया होगा कि दूसरा क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाता है।
अब आर्टिकल 19 हमें कुछ बातें बताता है वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड कि भाई हमारे पास जो लोग काम करने आते हैं उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। सारी की सारी जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की तो नहीं है, कोई जिम्मेदारी वर्कर की भी है। अब वर्कर की सबसे पहली अहम जिम्मेदारी बताई गई है कि भाई वर्कर की जिम्मेदारी है कि एक तो वो अपनी सेफ्टी का ख्याल रखे और अपने काम की वजह से दूसरे लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, तो भाई काम कर रहा है ना तो वो खुद सेफ है और ना ही उसकी काम की वजह से बाकी लोग भी सेफ नहीं हैं। तो सबसे पहले अपना ख्याल रखे और अपने काम की वजह से दूसरे लोगों को भी जो है वो सेफ रखे। एक दिन किसी ने क्वेश्चन पूछा, हम एक जो है वो वेबिनार के अंदर थे, तो किसी ने एक क्वेश्चन पूछा सर से कि भाई आप बताएं कि भाई एक इंसान है उसकी सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। एक वर्कर जो घर से आता है, आप इतने मॉरल रीज़न हमें बता रहे हैं कि भाई वर्कर काम करने आता है, तो जब वर्कर एक जगह काम करने गया असल में उसके ज़िम्मेदार कौन है, उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी का ज़िम्मेदार कौन है। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके घर में अगर शीशा है, तो कहा है आता है उसके सामने खड़े हो जाना ना, तो जो पहला बंदा तुम्हें नज़र आएगा ना वो शख्स होगा जो तुम्हारी हेल्थ एंड सेफ्टी का सबसे इम्पोर्टेंट या ज़िम्मेदार शख्स होगा। तो उससे हमें क्या अंदाज़ा हुआ कि हम खुद वो लोग हैं जो अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए खुद जिम्मेदार हैं। हर इंसान को जान प्यारी है, ठीक है, तो सारी के सारे मुद्दा हम एम्प्लॉयर के ऊपर नहीं डालते। जब तक आपका बिहेवियर ठीक नहीं होगा, आपका एम्प्लॉयर आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आपको हर चीज़ दे दी जाए लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं ख़राबी हो, तो वो सारे के सारे प्रोटोकॉल, सारे के सारे जो कंट्रोल्स हैं वो आपके बिहेवियर के जो सामने वो फेल हो जाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वर्कर को बताई गई है उसकी जिम्मेदारियों के अंदर कि भाई सबसे पहले अपनी ख्याल रखो और अपने काम की वजह से दूसरों को भी जो है वो नुकसान ना पहुंचने दो। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भाई जितनी भी इंस्ट्रक्शन जो है आपको या ट्रेनिंग या वर्किंग प्रोसीजर आपको बताए जाते हैं उसके साथ कंप्लायंस में रहो, उसको फॉलो करो। जितने भी सेफ्टी के इंस्ट्रक्शन हैं, ट्रेनिंग है, उसके मुताबिक जो है वो काम करो। फिर जितने भी सेफ्टी के इक्विपमेंट्स हैं, आपको हेलमेट दे दिया गया है तो उसको यूज़ करने के बाद वापस उसके स्टोरेज एरिया पे रख दो, ना कि उसको फुटबॉल बनाकर एक दूसरे के साथ वो खेलते रहो। तो जितने भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं उनका सही इस्तेमाल करो। ठीक हो गया। अक्सर जो है वो नई कुर्सी आती है ना, तो उसके ऊपर शीट चढ़ी होती है, तो हर बंदा उसके अंदर जो है वो होता है कि भाई इससे शीट उतार कर देखें भाई क्या हो रहा है। ठीक है, इसी तरह पब्लिक वॉशरूम्स हों या ऑफिस के अंदर हो, किसी ने जो है वो लिखी होती हैं जी कहानियाँ लिखी होती हैं, किसी ने मोबाइल नंबर लिख के छोड़ दिया होता है। तो हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ख़राबी होती है। तो बाज़ दफ़ा ये जो वर्कर्स होते हैं अपने जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनके ऊपर अपने कोई टैग वगैरह लगा देते हैं और फिर लड़ाइयाँ झगड़े भी करते हैं, भाई मेरा जो है वो इक्विपमेंट या मेरा जो सेफ्टी हेलमेट है ये नहीं है। तो इसके तरह के काफ़ी इश्यूज जो है वो देखने के भी आते हैं। लेकिन वर्कर की जिम्मेदारी ये है कि जब आपको आपकी प्रोटेक्शन के लिए एम्प्लॉयर आपको कोई सामान दे, आपकी हिफाजती तदाबीर आपको बताए, एक तो उसको फॉलो करें और जो इक्विपमेंट आपको दिए जाए उसका सही से इस्तेमाल करें। फिर वर्क प्लेस के अंदर कुछ हैजर्ड है या कोई ऐसा काम है जो ख़तरा है, जो आपको लगता है कि भाई आपसे ठीक नहीं हो सकता, तो उसको ठीक करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि उसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। एक जगह कोई मशीन ख़राब हो गई है तो उधर से इंजीनियर डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक इदारे को बताएं, ऑर्गेनाइजेशन को बताएं, रिस्पॉन्सिबल आदमी को बताएं उस सिचुएशन के बारे में, ताकि वो उसको आसानी से और सेफ तरीके से उसको ठीक कर सके। बाज़ लोग होते हैं कि भाई कोई इशू देखा हो कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं, खुद ठीक करने लग जाते हैं। और इसी के ऊपर एक पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ था, तो वो भी हम जब आपको असाइनमेंट देंगे तो उसके अंदर आप जो है इस क्वेश्चन को देखेंगे भी कि एक वर्कर था, मशीन को ऑपरेट कर रहा था जो उसके लिए अथोराइज नहीं था। रात वाली शिफ्ट के अंदर वो काम करते हैं, लेकिन जो उसको ऑपरेट करने के लिए बंदा है तो काफ़ी एक्सपीरियंस आदमी था। तो वो क्या करता है कि भाई मशीन जैम होती है, तो वो मशीन जैम होने के लिए वो हथौड़ी उठाता है और उसको हैमर करने लगता है। इतने में मशीन सडनली स्टार्ट होती है और उसका हाथ उस मूविंग पार्ट के अंदर आके ना एम्पुटेशन कट जाता है।
ठीक है। तो बताया ही जाता है कि जब कोई मशीन या कोई इस तरह की सिचुएशन आपके सामने नज़र आए कि भाई ये ख़तरा है हमारे लिए, हम इसको जो है वो ठीक करने की बजाय ख़ुद रिपोर्ट कर दें ताकि अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबल पर्सन आकर उसको ख़ुद ठीक करे। इसके अलावा वर्क प्लेस के अंदर कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई बीमारी आ जाए, उसको छुपाए ना बल्कि उसको भी रिपोर्ट करे। अक्सर होता क्या है कि वर्क प्लेस के अंदर एक्सीडेंट जो है वो या नियर मिस समझ लें कि नियर मिस हुआ, बाल लोग बचे और उसको रिपोर्ट नहीं करते। उसका नुकसान क्या होता है कि क्योंकि अथॉरिटीज़ के इल्म में नहीं है वो चीज़, उसी जगह पर कोई हो सकता है दोबारा कोई इंसान हो उसके साथ हादसा पेश आ जाए। तो इसीलिए वर्क प्लेस के अंदर कोई एक्सीडेंट हो, कोई हैज़र्ड हो, उसको लाजमी जो है वो रिपोर्ट किया जाए ताकि अथॉरिटीज़ उसके ऊपर एक्शन लें, रिस्पॉन्सिबल आदमी उसके ऊपर एक्शन ले और उसको कंट्रोल किया जा सके। ये है वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि भाई वर्कर को अपने जो है वो जिम्मेदारियों के बारे में पता होना चाहिए। अब साथ साथ वर्कर के कुछ राइट्स हैं। अब वर्कर का पहला हक, उसके हुकूक में सबसे पहला हक ये है कि उसको इन्फॉर्मेशन और ट्रेनिंग जो है वो मिलना उसका हक है कि भाई हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं, जितनी भी ट्रेनिंग है, वो वर्कर को मिलना उसका हक है। नया वर्कर आया उसको इंडक्शन देना ये उसका हक है। कोई मशीन उस चलाएगा उससे रिलेटेड उसकी ट्रेनिंग ये उसका हक है कि भाई ये जितनी भी ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन है वो वर्कर का हक है कि उसको मिलनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि भाई जो एम्प्लॉयर है वो तमाम की तमाम हेल्थ एंड सेफ्टी के इश्यूज़ के अंदर कंसल्ट करे लोगों के साथ। जिस तरह लोगों से मुराद अब लेबर नहीं है, मैंने आपको पहले बताया वर्कर सिर्फ हम लेबर को नहीं कहते, हमारे पास सुपरवाइज़र भी हैं। अक्सर क्या होता है कि पॉलिसीज़ जब बनाई जाती हैं तो इस तरह के लोगों को शामिल नहीं किया जाता, वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको शामिल नहीं किया जाता, तो उससे एक ओनरशिप जो है वो चली जाती है। जब आप लोगों को कंसल्ट करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे तो उनके अंदर ओनरशिप आएगी। जब ओनरशिप आएगी तो वो काम को अपना काम समझकर जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो वर्क प्लेसेस के अंदर सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ या वर्कर के हुकूक को हज़फ किया जाता है वो यही है कि भाई कोई भी हेल्थ एंड सेफ्टी का नया मेयर्स ले रहे हैं, कोई नई मशीन लेकर आ रहे हैं, उसके ऊपर जो वर्कर्स हैं या सुपरवाइज़र्स हैं या जूनियर स्टाफ है उनके साथ कंसल्टेशन नहीं की जाती। क्योंकि अक्सर जो है वो लोग जो हार्म हो सकते हैं या जो एक्सपोज होते हैं हैज़र्ड से वो निचले तबके के लोग होते हैं। जब आप उन्हीं से कंसल्ट नहीं करेंगे तो उनके लिए ये चीज़ ख़राबी का होगा कि भाई हमसे ना कोई पूछ रहा है, ना हमें कोई किसी भी काम के अंदर इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो ये ILO ने बताया कि वर्कर का हक है कि एम्प्लॉयर जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी का डिसीजन है, कोई भी इशू है, उसके अंदर वर्कर के साथ जो है वो कंसल्टेशन करे। तीसरे चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे भी कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर एम्प्लॉयर जो है वो कंसल्टेशन कर सकता है अपने वर्कर्स के साथ। और सबसे आखिरी हक वर्कर का क्या है कि ऐसी जगह पर वो काम कर रहा है जहाँ पर उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है तो वहाँ पर काम करने से इनकार करे अनटिल कि वो जगह सेफ़ हो जाए। ठीक है, ऐसी जगह पर आपसे काम करवाया जा रहा है, आपको लगता है कि भाई यहाँ से मैं गिर सकता हूँ या मेरा कोई मशीन के साथ काम कर रहे हैं, हो सकता है आपका हाथ कट सकता हो, आपको डर है इस चीज़ का, तो वहाँ काम करने से मना करें कि भाई ये जगह मेरे लिए ख़तरा है, यहाँ पर मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, इसको ठीक करें। जब तक वो चीज़ ठीक नहीं हो जाती आप काम जो है वो ना करें, ये आपका हक है, ये आपका राइट है। अक्सर लोगों को अपने हुकूक के बारे में नहीं पता होता तो इसीलिए जैसा वो काम करवाया जाता है वो करते हैं। हमारे पास मुल्क के अंदर बेरोज़गारी बहुत है, लोग काम करते हैं तो हर किस्म का ख़तरनाक काम जो है वो उनसे करवाया जाता है कम पैसों के अंदर, तो लोग काम करते हैं। लोगों को एक तो अवेयरनेस नहीं है, उनकी ट्रेनिंग नहीं दी जाती, और ये जितने भी लॉज हैं इनके ऊपर भी वर्कर को ट्रेनिंग दी जाती है। अक्सर एक जगह हम पढ़ रहे थे, अभी हमारे एक कोलीग हैं, उनके कोई लीगल इश्यूज़ के अंदर आए तो उन्होंने एक वकील को हायर किया पहले, तो उन्होंने काफ़ी उनको चूना वगैरह लगाया, तो वो केस जो है वो सेशन कोर्ट के अंदर हार भी किए थे। तो एक वकील ने उनको फिर जो है ना मशवरा दिया कि भाई दुनिया के अंदर आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कानून क्या है।
आप बुक ले लाएं, उसको पढ़ें, खुद स्टडी करें, ताकि लोग आपको जो है बेवकूफ़ ना बना सकें। अक्सर हमारे अंदर जो है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम बचपन से लेकर अब तक इस तरह का बन चुका है कि किताबों से जो है ना हमें डर लगता है, इतना हमें बाकी चीज़ों से डर नहीं लगता जितना किताब से लगता है। तो अक्सर मैं स्टूडेंट्स को कहता भी हूँ कि किताब को उस तरह पढ़ो जिस तरह बचपन में उमरू अयार और टार्जन की कहानियाँ पढ़ते थे, ताकि वो आपको समझ आए कि भाई लिखा हुआ क्या है। अगर किताब को इस लिहाज से पढ़ोगे कि भाई मैं इसको याद करूं, तो हो सकता है वो आपसे चीज़ें जो है उस चक्कर में भूल जाएं और लोग डरने लग जाते हैं अक्सर कि भाई वो हो जी किताब है, इसको कैसे पढ़ें। तो लोगों के अंदर वो रीडिंग का जो है वो बचपन से एजुकेशन सिस्टम के अंदर इतनी खराबियां हैं कि लोग जो है किताबों से दूर भागते हैं। आपके अंदर भी बहुत कम लोग होंगे जिनके अंदर रीडिंग की कोई हॉबी होगी कि भाई रीडिंग करते हैं, ठीक है। तो रीडिंग हमारे अंदर बहुत कमी है रीडिंग की। तो रीडिंग से इंसान के अंदर ना बहुत ज़्यादा एक्सपोजर, बाद लोग कहते हैं जी हमें इंग्लिश नहीं आती, लिखने नहीं आती। वो भाई आप पढ़ो, आपको समझ आए, कोई मुश्किल लफ्ज़ होगा, आपको सर्च करने में, नई नई चीज़ें ढूंढने में आसानी होगी, तो आप सर्च करेंगे, आपको उसका मीनिंग आएगा, आपको समझ आएगी चीज़ों की। तो रीडिंग, आपको भी यही मशवरा है कि जब आप किसी बुक को, किसी टॉपिक को रीड करते हैं तो उसको समझने के लिए पढ़ा करें कि भाई इसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या है। उसको याद करने के लिए पढ़ेंगे तो जो इसकी समझ है, जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन है वो भी जाती रहेगी, बस फिर आप उसको रटाई करेंगे, याद ही होगा आपको, उससे असल मतलब क्या है वो आप नहीं जान सकते। तो जितने रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगी उतना आपको सिनेरियो समझने में आसानी होगी। बाद लोग जो है वो अच्छे होते हैं रीडिंग के अंदर, तो सिनेरियो एक दफ़ा पढ़ते हैं समझ आ जाती है। बाद लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर सिनेरियो पढ़ते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, फिर सिनेरियो पढ़ते हैं, फिर वो 24 घंटे का टाइम भी उनके लिए जो है वो बहुत कम है। वो इसी तरह ही है कि भाई 2 घंटे कोई पेपर का टाइम दिया हुआ। तो रीडिंग साथ साथ, जिस तरह मैंने कल आपको एक लिंक दिया, उसके अंदर इंफॉर्मेशन है कि भाई किस तरह से अगर कोई इस तरह का हैज़र्ड है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है हमारे पास। ये यूके के अंदर किस तरह से लॉज इम्पोज होते हैं। अक्सर क्योंकि हम कोर्स यूके का पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड्स अमेरिकन और ब्रिटिशर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो होते हैं पूरी दुनिया के अंदर। हमारे पाकिस्तान के अंदर भी हमारे कोई स्टैंडर्ड नहीं है, हमने भी बाहर से अडॉप्ट किए हैं। तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स को, आपके पास जो यूएस के स्टैंडर्ड्स हैं, इनको पढ़ने की ज़रूरत है। तो उसके लिए आपको जितनी रीडिंग स्किल्स आपकी अच्छी होंगी, जितना आप चीज़ों को पढ़कर अडॉप्ट करते होंगे, उतना आपके लिए जो है वो फ़ायदा होगा। तो ILO की 2 मेन स्टैंडर्ड्स, कन्वेंशन और रिकमेंडेशन, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर आर्टिकल 16 वर्कर एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में और वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में हमें कुछ उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि ILO किस तरह से एम्प्लॉयर को और वर्कर को बाउंड करता है कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी के इश्यूज़ के अंदर अपना रोल अदा करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है वो समझें। अब जब वर्क प्लेस के अंदर लॉज रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते, फिर आपके पास आती हैं इन्फोर्समेंट एजेंसीज। जिस तरह कल हमने पेपर पढ़ा कि भाई एक एक्सीडेंट हुआ, नियर मिसेस हो रहे हैं, और वर्कर आपको बता रहा है कि भाई बड़े सालों से नियर मिस हो रहे हैं, कोलिजन्स हो रही हैं। इसका मतलब क्या है कि आप हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो नहीं करते, उसके नतीजे में एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट के चलते आपके पास इन्फोर्समेंट एक्शन होता है। जब भी वर्क प्लेस के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो नहीं किया जाता तो उसकी जो है वो आउटकम आपको नज़र आते हैं। तो उसके अंदर इन्फोर्समेंट एजेंसीज का क्या रोल है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है नासिर साहब का। जी सर। I haven't seen this recommendation, the worker responsibilities. That we studied, it is the recommendation. Okay. It's a convention or is a recommendation? No, it is a mixture of both convention and recommendation. One has the responsibilities, the other one has the rights. So we have studied. Can go back on the last one. Okay. It is the rights of worker. Yeah, I understand, but it's a convention 155. Yeah, it is convention. We have in that slide we have studied that the convention and recommendation has same obligation on worker responsibilities and rights, and these are the points of convention and these are the points of rights of
both convention and recommendation. Okay, it means it is already mixed up, huh? जी, it is already mixed up. I will share you the links of convention and recommendation. You can go through it after the class. Don't worry, okay? Okay. Okay, so we are heading towards enforcement action. Enforcement agencies, क्या रोल है enforcement agencies का, इन किस तरह से काम करते हैं। अक्सर लोग जो है इन्फोर्समेंट एजेंसीज को कोई भला समझते हैं कि भाई ये कोई पुलिस की अथॉरिटी है, इनका कोई मेन काम क्या है कि भाई बस कानून को फॉलो करवाना, लोगों को जेलों में डालना। अब यूके के अंदर ये जो HSC की वेबसाइट कल मैंने आपको बताई, इसको चलाने वाला इदारा यूके की पुलिस है, ठीक है। यूके की जो पुलिस है वो HSC के इस इदारे को चलाती है, उस वेबसाइट को चलाती है, उसके अंदर जितने रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करवाती है। इन्फोर्समेंट एजेंसीज का रोल समझें, हर कंट्री के अंदर इसका सेपरेट रोल है, ठीक है। बाज़ कंट्रीज़ के अंदर इंश्योरेंस कंपनीज वाले ये रोल अदा करते हैं, बाज़ जगह पर जो है वो फायर अथॉरिटी से रिलेटेड है, बाज़ जगह पर जो है HSC की अथॉरिटीज़ हैं। तो डिफरेंट रोल जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर है। अब इनका मेन रोल क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक्शन नहीं लेना, कोई एक्सीडेंट हो गया उसके ऊपर फाइन या वगैरह या एक्शन वगैरह नहीं लेना, बल्कि साथ साथ उनको जो है वो हेल्प करना, रिस्क असेसमेंट्स के अंदर, हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड फॉलो करवाने के अंदर भी हेल्प करना, उनको ऑडिट किस तरह से परफॉर्म किया जा सकता है उसके अंदर हेल्प करते हैं। इसी तरह इंस्पेक्शन करते हैं तो ये थर्ड पार्टीज़ की सर्टिफिकेशन अप्रूव करते हैं। ये सारी की सारी रोल हैं इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के। कभी कभार इन्फोर्समेंट एजेंसीज काम कर रही होती हैं तो उनके अंदर जो है उनकी सपोर्ट में पुलिस के इदारे भी किसी न किसी कंट्रीज़ के अंदर या किसी न किसी फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं जो इन अथॉरिटीज़ को जो है वो सपोर्ट करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी स्टार्ट ऑफ द लेक्चर के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर ना फूड सेफ्टी के रिलेटेड काफ़ी स्टैंडर्ड और वो चीज़ें जो है मौजूद हैं। तो फूड्स के अलग डिपार्टमेंट है जो उसके लॉज को इम्पोज करता है, उसको जो है इम्प्लीमेंट करवाता है, लोगों को गाइडलाइन देता है कि भाई किस तरह से चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। और बाकायदा सेशंस होते हैं कि फूड जितने भी जो बड़े बड़े ब्रांड्स के लोग हैं इनके लिए वेबिनार सेशन कंडक्ट करते हैं कि भाई किस तरह से फूड सेफ्टी को जो है वो आप प्रमोट कर सकते हैं, अपने वर्क प्लेस को क्लीन हाइजीनिक बना सकते हैं, ठीक है। अब कभी कभी आप देखते हैं कि किसी जगह पर इन्होंने एक्शन लिया, वहाँ पर जो है वो कभी वायलेंस का ख़तरा हो तो पुलिस की अथॉरिटी भी उनके साथ होती है। तो ये एज अ होल इन्फोर्समेंट एजेंसी सिर्फ एक उसका इदारे का नाम नहीं है, इसके अंदर मल्टीपल एजेंसीज मल्टीपल इदारे जो है मिल के काम करते हैं। अब जितने भी हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉज है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है वर्क प्लेस को सेफ प्रोवाइड करना, अगर वो हेल्थ एंड सेफ्टी की लेजिस्लेशन या कानून को फॉलो नहीं करेंगे तो उन्होंने क्रिमिनल ऑफेंस किया है। जब क्रिमिनल ऑफेंस किया है तो उसके नताइज क्या होते हैं? सबसे पहले आपको इम्प्रूवमेंट नोटिस मिल सकता है, फॉर्मल वे में प्रोहिबिशन नोटिस मिल सकता है। इम्प्रूवमेंट नोटिस का मतलब है कि आपको उन्होंने एक फॉर्मल आर्डर दे दिया आपको कि भाई आप 2 हफ्तों के अंदर या 1 महीने के अंदर अंदर अपनी एक्टिविटीज़ को ठीक करें, स्टैंडर्ड को फॉलो करें। इसी के साथ साथ प्रोहिबिशन नोटिस कि भाई अगर 2 हफ्तों के अंदर अंदर आपने इस एक्टिविटी को या लॉ को फॉलो नहीं किया या अपने हेल्थ एंड सेफ्टी को ठीक ना किया तो आपके काम को हम बंद कर देंगे, उसको कहते हैं प्रोहिबिशन नोटिस। इसके अलावा जो आपके पास इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो फाइन कर सकती हैं, जिसके क्रिमिनल फाइन भी कहा जाता है। किसी इंडिविजुअल जो कि रिस्पॉन्सिबल हो उनको जेल में भी डाल सकती हैं, आपके काम को बंद भी कर सकती हैं। ये सारे के सारे जो है नताइज होते हैं क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर जब आप लॉज को फॉलो नहीं करते। अब लीगल एक्शन दूसरा भी है जिसे सिविल लॉ भी कहते हैं, ठीक है। अब सिविल लॉ जो है डायरेक्टली लिंक्ड है लोगों के साथ, वर्कर के साथ उसका लिंक्ड है। अब उसका आउटकम सिर्फ एक होता है, वो है जी कंपनसेशन, के वर्कर इंजर्ड हुए, उन्होंने सिविल अदालत के अंदर जाकर अपने एम्प्लॉयर के खिलाफ केस किया और वहाँ से उनको कंपनसेशन मिल सकती है। अब लीगल एक्शन के अंदर 2 किस्म के लॉज हैं, एक है क्रिमिनल लॉ, दूसरा है सिविल लॉ।
क्रिमिनल लॉ जिस तरह हमने पढ़ा कि भाई कानून जो बनाए जाते हैं मुल्क की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, वो क्रिमिनल लॉ है। वो कानून जो जजेस बनाए इन केस कि किसी ने आपके ऊपर जो है वो केस किया, जजेस ने उसका फैसला सुनाया, तो उसे सिविल लॉ कहते हैं। अब सिविल लॉ के अंदर ना बाद लोगों को होता है इश्काल कि भाई क्या हमेशा ही कंपनसेशन दी जाती है। तो इसी तरह केस स्टडी में आयोश की मैगजीन में पढ़ रहा था कि कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर एक कंट्रैक्टर ने जो है वो क्लाइंट के ऊपर जो है वो किया केस कि भाई इन्होंने जो है हमारी सेफ्टी, हमें प्रोटोकॉल प्रॉपरली नहीं दिए और हमारे वर्कर जो है वो इंजर्ड हुए, तो हमें अब कंपनसेशन चाहिए। तो जब उन्होंने जो है वो प्रोसीडिंग चलना शुरू हुई, तो उसके अंदर कंट्रैक्टर जो है वो इन्वॉल्व पाया गया कि भाई ये कंट्रैक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से एक्सीडेंट हुआ। तो जो सिविल अदालत है उसने बजाय क्लाइंट के ऊपर जुर्माना करने से कंट्रैक्टर को जो है वो फाइन किया कि भाई आपने जो है गलत जो है वो केस किया है, तो इसके ऊपर उन्होंने कंट्रैक्टर के ऊपर फाइन किया। सिविल लॉ के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बंदा अपने एम्प्लॉयर के ख़िलाफ़, ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़ केस करता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो इस केस को जो है वो जीते, या उसको हम कह दें कि भाई इस तरह के एविडेंस प्रोवाइड करे कि भाई उसमें वाकई लगे कि ये गलती जो है एम्प्लॉयर की है। अदरवाइज अगर दोनों की मिली भगत है तो उसमें फिर ये हो सकता है कि आपकी कंपनसेशन की जो अमाउंट है वो कम हो सकती है। अदरवाइज वर्कर पाया जाए तो उसको जो है, अगर वो पैसे नहीं दे सकता तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो कभी कभार इस तरह भी होता है। लेकिन सिविल अदालत के अंदर सबसे जो मेन उनका आउटकम है वो कंपनसेशन ही है। तो कुल मिला के लीगल रीज़न जो हो जाते हैं उसमें सबसे पहले है इम्प्रूवमेंट नोटिस, प्रोहिबिशन नोटिस, आपके पास जो है वो फाइन, प्रोसिक्यूशन, इसके अलावा क्लोजर ऑफ बिजनेस या एक्टिविटीज़ और वर्कर कंपनसेशन। ये सारी की सारी चीज़ें हैं लीगल रीज़न। ये थर्ड ऐसा रीज़न है कि भाई जिसकी वजह से वर्क प्लेस के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी को जो है वो मैनेज करना हर एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है और ज़रूरी है कि भाई कि इन सारी चीज़ों से बचा जाए कि अदालत की तरफ से या अथॉरिटीज़ की तरफ से आपके ऊपर नोटिस हो, आपको फ़ाइन किया जाए या आपको जेल में डाल दिया जाए, आपको कंपनसेशन पे करनी पड़ जाए। तो ये तीसरा बड़ा जो है वो इशू है, लीगल रीज़न है, जिसकी वजह से हेल्थ एंड सेफ्टी को जो है वो फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो तीन जो है हमने मेन पॉइंट्स पढ़ लिए कि वर्क प्लेस के अंदर क्यों हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना ज़रूरी है। पहला हमने पढ़ा मॉरल, दूसरा हमने पढ़ा फाइनेंशियल, और तीसरा अभी जो हमने डिस्कस किया वो है जी लीगल रीज़न कि भाई आपके पास लीगल रीजंस हैं, क्रिमिनल और सिविल लॉ है जो आपको फॉलो करना है। अदरवाइज़ आपके ऊपर एक्शन हो सकता है, आप जेल में जा सकते हैं, कंपनसेशन अमाउंट देनी पड़ सकती है। इसके अलावा ILO के अलावा एक बहुत बड़ा इदारा है ISO, जो कि लीगल इदारा नहीं है। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो ओके, क्योंकि ये लॉ नहीं है, कोई ग्लोबल जो है वो इदारा नहीं है। ये एक बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। इसके अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आप कह सकते हैं कि ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इनकी दुनिया के अंदर इनके स्टैंडर्ड्स को जो है वो फॉलो किया जाता है। जी समीउल्लाह कुछ पूछना चाह रहे हैं? वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन आपने बताया कि मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन इसमें हो रही है कि जी जी जितने भी साइड्स हैं, ठीक है, गल्फ में, ठीक है, जहाँ सेफ्टी फोर्सेस काम कर रहे होते हैं, उनको कुछ स्पेसिफिक टास्क गिवन होते हैं डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, तो वहाँ अगर कोई अनफॉर्चुनेटली मिसहैप हो जाता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब तक जो हमने पढ़ी है वो सारी मतलब कंपनी को ये हो जाएगा, कंपनी को वो हो जाएगा, ये सारी चीज़ें जो अभी तक हमने पढ़ी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसमें जो एट द स्पॉट जो उसको लीड कर रहा होता है, जैसे सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी मैनेजर, उन लोगों को जेल होती है या फाइन होता है, ये आपने बताया? नहीं, देखिए मेरी बात सुने। अब समझ लें कि सेफ्टी ऑफिसर और एम्प्लॉयर में फ़र्क क्या है। सेफ्टी ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ साइट तक, सिर्फ एम्प्लॉयर तक रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल है कि एक बंदा, मैं अगर किसी को हायर करता हूँ, वो कोई ऐसा हरकत करता है तो मैं कंपनी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उसको काम से निकाल सकता हूँ, लेकिन उसकी वजह से कोई बहुत बड़ा मिसहैप हो जाए तो
कानून जब अमल करेगा वो उस सेफ्टी ऑफिसर पे नहीं करेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर करेगा, ठीक है। तो जो एम्प्लॉयर है वो अकाउंटेबल है फॉर द लॉ, और जो सेफ्टी ऑफिसर है वो अकाउंटेबल है फॉर द कंपनी। मेरी बात समझ गए? लेकिन सर इसमें भी ये है ना कि अब कंपनी सेफ्टी ऑफिसर को उसके मतलब उसकी औकात से ज़्यादा उसको फाइन कर देती है किसी भी तरह से, मतलब उसको दूसरा होता है सीन, तो फिर वो सेफ्टी ऑफिसर कहाँ अपील कर सकता है? भाई मैं इतना था मेरा मिस्टेक जितना मुझे वो सिविल कोर्ट के अंदर जा सकता है, लेकिन ये जो कानून होता है कंपनीज बनाती हैं कि भाई उसको फाइन कितना किया, इसका लीगल प्रोसीजर से कोई ताल्लुक नहीं है। कि एक बंदा अगर मैं किसी को कहूँ कि भाई तुम अगर कल नहीं आए तो मैं तुम पे 10,000 रुपये फाइन करूँगा, तो इट इज़ अ कंपनी पॉलिसी, इट इज़ नॉट द लीगल इशू, ठीक है। हाँ, अगर उसको लगता है कि भाई मेरी जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी या मुझ पे जुल्म हुआ है, तो वो सिविल कोर्ट के अंदर जाएगा, क्रिमिनल कोर्ट में नहीं जाएगा, ठीक है। ओके जी। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे आईएसओ की। आईएसओ दूसरा बड़ा इदारा है जिसके मैनेजमेंट स्टैंडर्ड दुनिया के अंदर जो है बहुत ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं। दो बहुत टॉप के इनके मैनेजमेंट सिस्टम जो दुनिया में फॉलो किए जाते हैं, एक है आईएसओ 9001 और दूसरा मोस्ट लीडिंग आईएसओ 45001। अब ये मैनेजमेंट सिस्टम्स ऐसे हैं जो क्वालिटी के अंदर, हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर आपको हेल्प करते हैं। इनको फॉलो करना गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, लेकिन अगर आप इनको फॉलो नहीं करते, कोई कानून नहीं है कि भाई ओहो आपने कानून जो है वो तोड़ दिया। अब इनके लिए ऑडिट्स परफॉर्म किए जाते हैं, तो आपकी मैनेजमेंट सिस्टम को ठीक करने के लिए जो है वो गुड प्रैक्टिसेस एक आईएसओ की तरफ से इनिशिएटिव कह लें कि वो पूरी दुनिया को स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करते हैं कि भाई गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या हैं, किस तरह से आप मैनेजमेंट को ठीक कर सकते हैं टॉप से लेकर बॉटम लेवल तक। सीनियर मैनेजमेंट है आपके पास, जो है वो मिडिल मैनेजमेंट है, जूनियर मैनेजमेंट है, फिर आखिर में वर्कर्स हैं। इन पूरे के पूरे हिरार्की के अंदर किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जाए ताकि आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी जो है वो ठीक रहे। दुनिया के अंदर इसको फॉलो इसलिए किया जाता है क्योंकि ये वक्त के साथ साथ जो है एडॉप्ट नई चीज़ें एडॉप्ट करता है और लोगों को इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदे जो है वो मिलते हैं। जिस तरह आपके पास कोई इस तरह का इदारा होता है प्राइवेट, आप उसकी मेंबरशिप लेते हैं तो उससे आपको काफ़ी जो है वो फ़ायदा भी होता है। तो इसी तरह के ये आईएसओ के स्टैंडर्ड्स हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन जो है वो इंक्रीज़ होती है, लोग आपको जो है वो फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इसको ऐसे ही समझ लें कि भाई आपके पास सरकारी स्कूल और प्राइवेट में कोई बहुत अच्छा स्कूल हो तो उसकी रेपुटेशन जब ठीक होती है तो लोग कहते हैं नहीं भाई हमने प्राइवेट स्कूल की तरफ जाना है, ठीक है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे पास जो सरकारी स्कूल हैं उनकी इतनी अच्छी रेपुटेशन स्टडीज़ नहीं है। तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं आईएसओ के, ये एक ग्लोबल, ये भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं। इनको ऐसा नहीं कि आप फॉलो करेंगे, अगर आप इसको रेटिफाई भी करते हैं तब भी ये लॉ नहीं है, ठीक हो गया। अगर कंपनी या एक कंट्री फॉलो भी करती है इसको तो वो कानून नहीं है, क्योंकि इनकी कोई लीगल या जो है वो हैसियत नहीं है मौजूद दुनिया के अंदर। इनको सिर्फ ये है कि आप गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के अंदर जो है वो इन्वॉल्व कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। इनको अचीव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसके तो कोर्सेज भी हैं, लीड ऑडिटर के कोर्स होते हैं आईएसओ के। आप इसको परफॉर्म करके जो है अच्छी जॉब के ऊपर भी जो है वो जा सकते हैं। ये जो जितने भी सेफ्टी वाले आज जो निगोश करते हैं उनके लिए ये रिक्वायरमेंट भी अब आ रही है आहिस्ता आहिस्ता कि वो ऑडिटर भी हों। तो उसके लिए आईएसओ 45001 का कोर्स जो है बहुत ज़्यादा जो है वो लोग करते हैं, जितने भी हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर जो लोग जाते हैं, तो इनके लिए इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है उसको। वो अपनी वर्क प्लेस के अंदर इंटरनल ऑडिट के अंदर हेल्प कर सकते हैं। जी नासिर साहब। Actually, my question is related to last slide, where you have presented the criminal law and the civil law. As Okay. by my understanding, so civil laws will be applied and will be applied by the worker on that organization, but the criminal law will be applied by the external body on the organization. Am I right? External body is the country or enforcement agency Okay. who made the law. Okay.
Okay, The, so they will be applied on that particular organization. yeah, But in the civil law, yeah, that's in the uh, civil law, the worker will sue their employer or representative authority with, from which they have issues with. Okay. okay, okay, ओके ओके, तो दुनिया के अंदर रिकग्नाइज्ड इदारा है जी ISO का, उनका सबसे बेहतरीन करंटली हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर मैनेजमेंट सिस्टम है ISO 45001। आजकल इसका जो है वो कोर्स भी करवाया जाता है, लीड ऑडिटर का कोर्स है। दुनिया के अंदर जो है अभी जितने भी है जो आपके निबोश के सर्टिफिकेट के साथ साथ इसकी भी रिक्वायरमेंट जो है बहुत ज़्यादा की जाती है वर्क प्लेस के अंदर। जब आप काम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट के अंदर ये भी आता है कि भाई आप ISO का जो है वो या लीड ऑडिटर कोर्स किया हो 45001 का। 5 दिन का ये कोर्स होता है जिसके अंदर तमाम के तमाम स्टैंडर्ड्स पढ़ाए जाते हैं, उसका फिर 2 घंटे का पेपर होता है, उसके बाद आपको जो है वो सर्टिफिकेट जारी होता है। तो ये बहुत फ़ायदे की चीज़ें हैं क्योंकि आपके कोर्स से रिलेटेड है। इसको हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर, वो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड चैप्टर है कि भाई किस तरह से हम हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉज को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। ठीक हो गया। और सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, कल भी मैंने आपको 2 सोर्सेज बताए थे जो काफ़ी बेहतरीन है। एक तो ग्लोबल वेबसाइट थी ILO की, एक आपकी कोर्स से रिलेटेड है वो है HSE की। इसके अलावा आप फ़ायदा ले सकते हैं OSHA का, क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं वो OSHA के हैं। तो उसकी वेबसाइट OSHA.gov ये US की वेबसाइट है, तो वहाँ से भी आपको हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं। फिर यूरोपीय यूनियन जो है उनका अपना OSHA है, तो उनकी वेबसाइट से भी आप हेल्प ले सकते हैं। और वर्क सेफ ऑस्ट्रेलिया है, इनसे भी आप जो है हेल्प ले सकते हैं। ये जितनी की जितनी वेबसाइट है ये ऑथेंटिक वेबसाइट है। इनके अंदर इंफॉर्मेशन को कहते हैं अप्रूव कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, कि इनके अंदर अप्रूव कोड ऑफ प्रैक्टिसेस होती हैं। ये जब आप पेपर सॉल्व करते हैं ना तो अक्सर लोग गूगल से इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो गूगल की इंफॉर्मेशन इज़ नॉट ऑथेंटिक। आपको पेपर के अंदर इंशाल्लाह जब ये IG1 ख़त्म होगा तो मैं आपको पेपर के हवाले से बताऊंगा भी कि पेपर के अंदर ना हमें सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन देने होते हैं कि आपने अपना पेपर सॉल्व करने के लिए कहाँ कहाँ से हेल्प ली। तो उसके अंदर आप गूगल का नहीं लिखते कि भाई मैंने गूगल से देखा। यू शुड स्टिक टू दी ऑथेंटिक वेबसाइट, कि आपको ऑथेंटिक वेबसाइट का पता होना चाहिए। OSHA है, आपके पास HSE का इदारा है, OSHA यूरोपिया का इदारा है, आपके पास वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का इदारा है, इसी के साथ साथ ILO का है, ISO का है। इनसे आप हेल्प ले सकते हैं क्योंकि ये ऑथेंटिक वेबसाइट है, इनके अंदर अप्रूव कोड ऑफ प्रैक्टिसेस जो है वो मौजूद होती हैं। ठीक हो गया। तो इनसे हम अपने पेपर के अंदर जो है वो हेल्प ले सकते हैं, गाइडलाइन ले सकते हैं। जी, क्वेश्चन है किसी का? ओके जी, अच्छा जी। इस टॉपिक को इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। आज जो है हम एक क्वेश्चन को देख लेते हैं कि भाई नेक्स्ट सिनेरियो मैं ये सिनेरियो का आपको बताऊंगा जी, ओवरव्यू समरी बताऊंगा, रीडिंग आपने खुद करनी है। ठीक है, अब समझें कि क्या चीज़ है। एक सुपरमार्केट के अंदर आप हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइज़र हैं। मैंने कल भी आपको बताया था जब भी सिनेरियो आता है पहली लाइन के अंदर आपके बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि आप इस सिनेरियो के अंदर क्या कर रहे हैं। तो लिखा हुआ है आप जो है हेल्थ एंड सेफ्टी के एडवाइज़र है एक सुपरमार्केट के अंदर जहां पर 80 लोग जो है वो काम करते हैं। ठीक हो गया। तो वर्क फोर्स जो है वो डे और नाइट शिफ्ट के अंदर काम कर रही होती है। अब यहाँ पर होता क्या है कि छुट्टियों का दौर होता है, तो वहाँ पर सुपरमार्केट के अंदर काफ़ी रश होता है, तो दिन के वक्त भी रात के वक्त भी। तो वहाँ पर 2 शिफ्ट में काम चल रहा होता है। तो आप जो है इस तरह करते हैं कि 20 टेम्प्रेरी लोग जो है वो हायर कर लेते हैं क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है स्टोर के अंदर, सुपरमार्केट के अंदर रश बहुत है। तो आप एक्स्ट्रा लोगों को रिक्रूट करते हैं ताकि उनसे जो है वो हम फ़ायदा ले सकें। डेली वेजेस के ऊपर आप लोगों को रिक्रूट करते हैं। उनको आपने 2 मिनट की ट्रेनिंग भी दी हुई है वीडियो के ज़रिए कि भाई किस तरह से हमारी कंपनी की इंडक्शन ट्रेनिंग दी है कि हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, किस तरह के हैज़र्ड और रिस्क जो है वो मौजूद है। 2 मिनट की शॉर्ट सी वीडियो के अंदर आप उन टेम्प्रेरी वर्कर्स को जो है वो गाइड कर रहे होते हैं। इसी तरह आपकी जो है हेल्थ किसी भी
ट्रेनिंग का रिकॉर्ड आप नहीं रखते, इस उसमें मेंशन है। तो प्रॉपर किसी भी चीज़ की सुपरविजन नहीं हो पा रही, बहुत अगर होती भी है तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। और जो टेम्प्रेरी वर्कर्स हैं उनको आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉलिसी के बारे में भी कुछ ख़ास पता नहीं है। अब इस सुपरमार्केट के अंदर जो है वो सामान जब बेचा जाता है तो उसके जो गत्ते हैं वो बच जाते हैं। तो उस गत्तों को कंप्रेस करने के लिए आपके पास जो है कंपैक्टर बेलिंग मशीन मौजूद है। तो उसके बारे में एक प्रॉपर जो है एक पैराग्राफ के अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है कि भाई आपके पास एक कंपैक्टर है जिसके ऊपर सेफ्टी गेट जो है लगा हुआ है, जितने भी कार्डबोर्ड हैं उसके अंदर डाल के उनको कंप्रेस करके जो है वो बांधा जाता है। तो जो है बेलिंग मशीन को चलाया जाता है, उसके ऊपर हाइड्रोलिक आर्म लगा हुआ है, उसका गेट जब क्लोज होता है तो वो काम करना शुरू कर देता है। तो उसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई किस तरह से एक बेलिंग मशीन है या कंपैक्टिंग मशीन है वो काम करती है। अब होता कुछ यूँ है कि दिन के शिफ्ट के अंदर एक काम चल रहा होता है, ठीक है, दिन के शिफ्ट में काम चल रहा है, वहाँ पर इस हाइड्रोलिक मशीन के अंदर ख़राबी आ जाती है। और ख़राबी आती है क्योंकि आपके पास रश बहुत है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि उसको जो है वो ठीक कर सकें। तो होता क्या है कि ये जो दिन का शिफ्ट सुपरवाइज़र होता है ना, ये जब शिफ्ट क्लोज हो रही होती है तो रात वाले शिफ्ट सुपरवाइज़र को वर्बली जिस तरह हम नहीं जाते जाते किसी को कहते हैं कि भाई मशीन को ख़राब है ज़रा देख लेना, तो इस तरह से उसको बता देता है कि भाई मशीन जो है वो ख़राब है। अब रात के वक्त जो है इनको ये मशीन इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आ जाती है कि भाई अब हमने जो है इस मशीन को इस्तेमाल करना है। तो इस मशीन को इस्तेमाल करने के लिए जो रात की शिफ्ट के अंदर जो अथराइज वर्कर होता है ना वो नहीं होता, तो वहाँ पर एक एक्सपीरियंस वर्कर होता है। वो क्या करता है, एक टेम्प्रेरी वर्कर को अपने साथ ले जाता है और उस मशीन को, बेलिंग मशीन को स्टार्ट कर देता है। अब उस मशीन को, क्योंकि उस वर्कर को नहीं पता कि इसमें कोई ख़राबी है कि नहीं, जैसे ही वो सेफ्टी गेट बंद करता है मशीन चलने लगती है और चलते चलते जैम हो जाती है। अब इस जैम हो जाती है तो ये जो एक्सपीरियंस वर्कर है ये क्या करता है, हथौड़ी लेता है, उस गेट को ओपन करके वो कहता है इतना मसला नहीं है, कि उसको रिमोट पकड़ा देता है टेम्प्रेरी वर्कर को जिसको कुछ पता नहीं है, वैसे ही डेली वेजेस पे काम कर रहा है, उसको रिमोट पकड़ा देता है कि तू इस मशीन को फिर ना स्टार्ट करना। अब वो जैसे ही हैमर कर रहा होता है शाफ्ट को, इतने में वो मशीन सडनली चल जाती है और उसका हाथ जो है वो कट जाता है। ठीक हो गया। अब अच्छा, ये हमने जो सिनेरियो पढ़ा है ये मेरे लगता है कि हमने गलत पेपर जो है वो ओपन कर लिया है। इसमें वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में है तो उसी को पढ़ते हैं हम, चूँकि अब इतनी हमने बातें कर ली हैं तो यहाँ पर वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है, तो उसी को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बता ये रहा था कि मैं वर्कर जो है वो उसको हिट करता है हैमर से, इतने में वो जैम पार्ट जो कंपैक्टर का है वो चलना शुरू हो जाता है और उसका हाथ जो है उस मशीन के अंदर आ जाता है जिससे उसका हाथ कट जाता है। ठीक है। अब इस एक्सीडेंट के चलते टेम्प्रेरी वर्कर है, उस बेचारे को कुछ पता नहीं क्या करना है, वो जल्दी से जाकर ना फ़ोन कर देता है 1112 को। सिंपल अल्फाज में समझ लें कि बाहर इमरजेंसी सर्विसेज को डायरेक्टली कॉल कर देता है, क्योंकि उसको पॉलिसी का पता ही नहीं है क्या करना है। अब वो इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल कर देता है, इतने में जी शिफ्ट सुपरवाइज़र वहाँ पर पहुँचता है, वो अपने मैनेजर को कॉल करता है कि भाई हमारे पास ये जो है वो इशू हो गया। वो कहता है भाई अभी फ़िलहाल छोड़ दो, सुबह जब मैं आऊँगा तो इस काम को जो है वो हम देख लेंगे आराम से बैठ के। तो सुबह वो आकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है, तो उसके अंदर जो है वो उसे नज़र आता है कि भाई यहाँ पर जो है क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कलोड था उस वजह से मशीन को स्टार्ट करना पड़ा और एक्सीडेंट जो है वो रूनुमा हुआ। अब इसके बारे में पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी असाइनमेंट है, इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो आया है पेपर के अंदर। पहले मेरा वो था कि हम एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पढ़ेंगे, लेकिन ये चूँकि वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में आया तो उसी को हमने कैरी ऑन करते हैं, ताकि क्वेश्चन तकरीबन दोनों सिमिलर ही हैं। अच्छा, ये माइक जिनका शोर आ रहा है काइंडली बंद कर दें। अच्छा, क्वेश्चन दोनों सिमिलर ही हैं, एक के अंदर वर्कर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और एक के अंदर एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो मेरा वो था कि मैं वर्कर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में आपको बताऊं, तो वो वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में आ गया, तो उसी को हम डिस्कस करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये आज का आपका टास्क होगा वर्कर रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड। शुएब साहब हैं शायद, सुहेल अहमद, आपकी माइक से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है।
आपको क्वेश्चन है? जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था, जो टेम्पररी वर्कर की आपने बात की तो 112 पे काम कर देता है, तो क्या उसको काम करनी चाहिए या नहीं? देखिए, करनी चाहिए नहीं चाहिए वो इस क्वेश्चन के अंदर बात का इसमें है एक क्वेश्चन, ठीक है। हमारा उसके साथ फिलहाल कंसर्न नहीं है कि उसको करनी चाहिए कि नहीं। हम पहले अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, फिर उसके बाद इसको हम डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर उसके अंदर हमारे पास इमरजेंसी प्रोसीजर का जब टॉपिक आएगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इसको। अच्छा, आप अपना माइक काइंडली बंद कर ले, बहुत शोर आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि इंजर्ड वर्कर एंड देयर फेलो वर्कर may have contravened some of their responsibilities as worker within International Labour Organization Convention आर्टिकल 19 एंड रिकमेंडेशन के अंदर आर्टिकल नंबर 16 के, जिस तरह अभी नासिर साहब ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई जो वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने रिकमेंडेशन के अंदर नहीं देखी तो क्वेश्चन के अंदर ऑटोमेटिकली आ गई हैं, ठीक हो गया। अब वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो आर्टिकल नंबर 19 कन्वेंशन के अंदर और रिकमेंडेशन नंबर 16 के अंदर वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो इंजरी हुई, ठीक है, इसके अंदर जो है जो ILO के कानून है, वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनकी हुक्म अदूली की गई है। कंट्रावेंटेड का मतलब होता है हुक्म अदूली करना। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कमेंट ऑन द इंस्टेंट टू विच आर्टिकल 19 और रिकमेंडेशन 16 में हैव बीन कंट्रावेंटेड, कि भाई अब आपने करना क्या है कि ILO का जो वेबसाइट है उसको ओपन करना है, उसके अंदर कन्वेंशन नंबर 19 और रिकमेंडेशन नंबर 16 को देखें, जिसके अंदर वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो उसकी हुक्म अदूली की गई है, और आप कमेंट करें कि वो कौन कौन सी जो वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनकी हुक्म अदूली की गई। तो इसको अब मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ उसकी कन्वेंशंस की, कि भाई वो कन्वेंशन क्या है। सर जी 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 जी, क्वेश्चन पूछे। हेलो। जी जी, हेलो। यस, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन अगेन? वर्कर इंजर्ड हुआ तो उसने हो सकता है कि जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ILO ने जो बताई हैं उसकी हुक्म अदूली की हो, उस वजह से उसके साथ एक्सीडेंट हुआ होगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पढ़कर बताएं वो कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनकी हुक्म अदूली की गई है। तो वो आपके साथ में शेयर जो है वो कर रहा था कि भाई वो कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनकी हुक्म अदूली की गई है। तो मैं आपको अभी वो कन्वेंशन ओपन करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये है जी ILO की वेबसाइट है, इसके अंदर हमारे पास रिकमेंडेशन नंबर 16 है जो कि वर्कर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में है। तो हम उसकी तरफ डायरेक्टली चलते हैं। ये है जी वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये अभी हमने पढ़ी भी थी, जो हमारी कोर्स के अंदर जो है वो बुक के अंदर मेंशन भी थी कि एम्प्लॉयर जो वर्कर है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आर्टिकल 19 भी और रिकमेंडेशन 16 दोनों जो है वो वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताते हैं। तो वर्कर की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है टेक रीजनेबल केयर फॉर देयर सेफ्टी एंड दैट ऑफ अदर पर्सन हु मे बी अफेक्टेड बाय देयर एक्ट और ओमिशन ऑफ वर्क। ILO कहता है कि वर्कर की पहली जिम्मेदारी है कि वो अपना ख्याल रखे और अपने वजह से दूसरों को इफ़ेक्ट ना करे, अपने काम की वजह से या अपने एक्शन की वजह से दूसरों को इफ़ेक्ट ना करे। ये पहली जिम्मेदारी है जो है वर्कर की। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भाई आर्टिकल नंबर 16 आपने ओपन किया हुआ है रिकमेंडेशन का, उसके अंदर बताएं ILO क्या कहता है और सिनेरियो में क्या हो रहा है, आप उसके ऊपर कमेंट करें। अब इसको लिखने का जो तरीका होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या हो सकता है या क्या करना है। क्वेश्चन समझ लें, क्वेश्चन के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ जो रिकमेंडेशन है उस आर्टिकल 16 सिर्फ उसको मेंशन करना है, कन्वेंशन को मेंशन नहीं करना। रिकमेंडेशन को ओपन करना है, उसका मैं लिंक भी आपको दूंगा, उसके आर्टिकल 16 को पढ़ना है
और कंपैरिजन करना है कि जिस तरह रिकमेंडेशन 16A कहता है कि वर्कर अपना भी ख्याल रखे, अपने काम की वजह से दूसरों का भी ख्याल रखे, लेकिन सिनेरियो में इसके बरक्स है, क्या है वो आपने मेंशन करना है। ठीक है, अब इसको लिखने का जो प्रॉपर तरीका है वो भी हम देख लेते हैं कि भाई इस क्वेश्चन को जब आप लिखेंगे तो वो किस तरह का होगा, ये किस तरह से नज़र आएगा हमें जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है जी हमारे पास, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ उसकी, कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो कैसे लिखेंगे। एक तो ओपनिंग पैराग्राफ, जो मैं आपको कल भी बताया था कि ओपनिंग लाइन लिखनी होती है, ओपनिंग पैराग्राफ लिखना होता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग पैराग्राफ क्या होगा, हमने आर्टिकल जो 16 है रिकमेंडेशन का, उसके बारे में बताना है कि भाई ILO जो है अपनी रिकमेंडेशन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर जो उसकी रिकमेंडेशन 16 है वो एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताता है। मैं उसको ज़रा लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या करना है। एज अच्छा जी, मैंने लिखा कि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ILO ने बताई हैं अपने आर्टिकल 16 के अंदर कि वर्कर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनकी हुक्म अदूली की गई है वो फॉलोइंग हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं लिखता हूँ, बुलेट पॉइंट मैंने डाला, अब मैं इसके अंदर लिखूँगा कि रिकमेंडेशन 16A states that worker should मुझे क्वेश्चन है कि इसमें जो रिकमेंडेशन ILO की तरफ से है उसको एज इट इज स्टेट करना है या उसको अपने लफ्ज़ों में लिखना है? देखिए, एज इट इज स्टेट करते तभी मर्जी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप एज इट इज स्टेट करें, क्योंकि फिर वो कॉपी पेस्ट वाला चक्कर आ जाता है। तो जिस तरह मैंने लिखा है कि भाई अपना ख्याल रखे और अपने काम की जैसे दूसरों का ख्याल रखे, तो ये उसका मेन आउटकम है, मेन थीम है, तो मैंने उसको जो है वो लिख दिया। और उसकी वजह से अब सिनेरियो में क्या हो रहा है तो वो हमने मेंशन करना है। तो क्वेश्चन जो है वो कंपैरिजन का है। तो इसी तरह जब हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे तो उसके अंदर भी यही चीज़ इसी तरह रिकमेंडेशन 16B अगर तो हो रही है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने ये भी देखना है कि वो जो आप रिकमेंडेशन लिख रहे हैं वो कंट्रावेंटेड भी हो, उसकी हुक्म अदूली की गई भी हो। ये ना हो कि सारी उठा के लिख दें, जो हुई है सिर्फ वो लिखनी है, जो नहीं हुई उसको ये मेंशन नहीं करना कि ये वाली नहीं हुई है। मेरी बात समझ रहे हैं कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया ना कि भाई आप बताएं कौन कौन से पॉइंट की हुक्म अदूली की गई है, तो जिन जिन की गई है उनको पहले स्टेट किया, फिर बताया कि सिनेरियो के अंदर इस तरह से हो रहा है, तो जो हो रहा है वो बताना है आपने। अब दूसरा है कि भाई सेफ्टी इंस्ट्रक्शन जो है उसको फॉलो करें। अब वहाँ पर
सिनेरियो में लिखा हुआ है कि उसके ऊपर प्रॉपर जो है इंस्ट्रक्शन लिखी होती है कि सिर्फ अथोराइज वर्कर जो है इस मशीन को इस्तेमाल करे, इसके अलावा कोई इस्तेमाल ना करे। तो ये जो इंजर्ड वर्कर है इसने उस सेफ्टी प्रिकॉशन को फॉलो नहीं किया, उस वजह से एक्सीडेंट हुआ। तो हम उस तरह से इस क्वेश्चन को लिखेंगे और सिर्फ आर्टिकल 16 जो है रिकमेंडेशन का आपने इसको लिखना है, वरना तो 2 पूछे हैं उसने, C155 का 19 भी पूछा है और रिकमेंडेशन का 16 पूछा है। तो आपने सिर्फ 16 वाला जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो उससे आपको क्वेश्चन भी समझ आएगी। लिखने का अंदाज ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप इसको मॉडिफाइड भी कर सकते हैं कि पहले ये लिखते हैं कि भाई वर्कर ने जो है वो काम ठीक नहीं किया जो कि हुक्म अदूली है रिकमेंडेशन ए की, तो वाइस वर्सा उल्टा भी कर सकते हैं। जिस तरह आपको लिखे, नकल इस तरह से नहीं करनी, ये आपके समझाने के लिए है कि आप क्वेश्चन का आंसर किस तरह कर सकते हैं। बाकी हर बंदा अपनी अपनी इंफॉर्मेशन जो उसको समझ आएगी वो लिखेगा। अब आपके लिए ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन के अंदर कि जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या आप चाहते हैं कि भाई मेरा जल्दी से सॉल्व हो जाए क्वेश्चन, तो डायरेक्ट उस जगह पर पहुंच जाए जहां से एक्सीडेंट हुआ है सिनेरियो के अंदर। जिस जगह पर सिनेरियो के अंदर एक्सीडेंट हुआ है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड मिल जाएंगी, तो आपको पूरा सिनेरियो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरा सिनेरियो पढ़ते हैं वो भी अच्छी बात है ताकि आपके पास नॉलेज हो। और अगर आप क्वेश्चन को जल्दी से क्विकली सॉल्व करना चाहते हैं तो जहां पर सिनेरियो के अंदर एक्सीडेंट का बताया गया है उस पैराग्राफ को सेकंड पेज के ऊपर 3rd लास्ट पैराग्राफ है, उसको जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको सारी की सारी बातें जो है वो पता चलना शुरू हो जाएंगी कि क्या क्या हुआ था। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व। सिर्फ आर्टिकल नंबर 16 जो है उसको आपने हिट करना है और उसके अंदर 5-6 जिम्मेदारियां हैं। क्या देखें कि सारी जो है उनकी हुक्म अदूली हो रही है या कुछ की हो रही है। जिनकी हो रही है सिर्फ वही लिखनी है, जो कंट्रावेंटेड नहीं है, जिनको पूरा नहीं किया जा रहा उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सबको समझ आया होगा। जिनको समझ नहीं आया दोबारा पूछें, मैं क्वेश्चन को जो है वो दोबारा रिपीट कर दूंगा कि क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कर रहा है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन। अच्छा जी, क्वेश्चन ये है कि एक वर्कर इंजर्ड हुआ, उसके साथ उसका फेलो वर्कर था। इन्होंने क्वेश्चन पूछ रहा है कि हो सकता है कि इन्होंने हुक्म अदूली की हो कन्वेंशन C155 और R164 की। पूछ रहा है कि कमेंट करें कि वो कौन से पॉइंट हैं जो आर्टिकल 19 और रिकमेंडेशन 16 के अंदर मेंशन है, जिसके अंदर वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया गया है, जिनकी हुक्म अदूली की गई है। तो उन पॉइंट के बारे में आपने लिखना है। सिर्फ आपने जो रिकमेंडेशन है उसको सिर्फ देखना है कि भाई जो अभी मैंने उसका लिंक भी मैं खैर भेज दूंगा। सिर्फ रिकमेंडेशन 16 को ओपन करना है। आपकी जो एलिमेंट का आपको दिया गया है PDF फॉर्म, उसके अंदर भी ये ऑलरेडी लिखे हुए हैं। आपको लिंक भी मैं दे दूंगा। उसके अंदर आर्टिकल 16 के अंदर आपने देखना है, सिर्फ बताना है कि वो कौन कौन सी वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको पूरा नहीं किया गया। तो आपको जो लगती हैं वो आपने इस क्वेश्चन के अंदर लिखनी है। लिखनी कैसी है उसका तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, रिकॉर्डिंग भी उसकी हुई है, तो आप उसके अंदर भी इसको देख सकते हैं। ठीक हो गया जी। इमरान बरकत साहब जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने कल बता रहे थे पेपर का कि कॉपी पेस्ट नहीं करना, कट पेस्ट नहीं करना। अब ये रिकमेंडेशन है ILO की वेबसाइट के ऊपर, अगर लेट्स सपोज हम उसको टाइप भी करते हैं या कंपोज करते हैं, नहीं करें। मैंने यही कहा है कि नहीं करें, मैंने यही कहा कि ना करें, बेहतर है। क्या मतलब सिनोनिम यूज करें, उसको ट्रांसलेट करें? देखें मैंने देखें आपके सामने लिखा ना कि शुड टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ एंड ऑफ अदर। तो ये मैंने कॉपी पेस्ट तो नहीं किया, अपने हिसाब से लिखा। मेरी बात समझिए, आप समझे ना, आप उस पॉइंट को समझे और अपने अल्फाज में लिखे, इसमें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है सर, ओके सर। देखिए ओपन बुक की ट्रिक ये है कि आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत होगी लेकिन आपने कॉपी नहीं करनी। आपने कोई क्वेश्चन लाइन पढ़ी, उसको समझा और अपने अल्फाज में लिख दी। जी क्वेश्चन सर, अब इसमें आप कह रहे थे कि हर एक हेडिंग का एक पॉइंट होता है, मतलब आप उसको एक्सप्लेन करते हैं तो उसका एक पॉइंट होता है। तो अब इसमें 10, क्योंकि 10 तो उसमें है नहीं है एक्चुअली जो उसकी बेहतरीन क्वेश्चन। मैंने आपको आर्टिकल 16 सॉल्व करने का इसलिए कहा
कि देखें बास क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसके अंदर 10 पॉइंट नहीं पूरे होते, तो जितना क्वेश्चन पूछेगा सिर्फ उतना आंसर करना है। ज़रूरी नहीं है कि 10 पॉइंट के 10 पॉइंट का आंसर देना है। मेरी बात समझ गए? उसने पूछा है कि भाई इस कन्वेंशन के अंदर देख के बताएं, अगर वहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट भी आता है तो आपने वो लिखना है। ठीक हो गया? क्योंकि जिस तरह का क्वेश्चन होगा आंसर भी उसी तरह का करना है। ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनेंगे तो उससे आपका क्वेश्चन सारे का सारा क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो जिसके अंदर पॉइंट नहीं बनते वो मैं क्वेश्चन आपको इसीलिए करवा रहा हूँ कि बास क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर 10 पॉइंट नहीं बनते। तो जिस तरह का क्वेश्चन का नेचर होगी उसी तरह का हमने उसका आंसर करना है। ठीक हो गया ना जी नासिर साहब? उमर साहब ये यूज कर रही है आर्टिकल तो इसमें नहीं करना, लेकिन रियल एग्जाम में अगर इस तरह तो सर्टेनली करना पड़ेगा। हाँ वो देखिए मैं तो अभी आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, तो इंशाल्लाह उसकी टेंशन ना ले। वो उस तरह का क्वेश्चन जो है वो भी आपको अभी असाइनमेंट तो आ रही हैं, ये जो हफ्ता इतवार आपको छुट्टी होगी इंशाल्लाह उसमें मैं आपको वो असाइनमेंट दूंगा, तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। टेंशन ना लें, ठीक है ना? अच्छा जी, तो ये था आज का